और जय हिंद बालकों, जय हिंद। कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आइए जल्दी से अपने क्लास को बच्चों आगे बढ़ाते हैं। अप्रैल माह का करंट अफेयर्स अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना। अप्रैल माह का करंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो कल हम लोगों ने लगभग 60 क्वेश्चन कर लिया था क्या? 50 या 60, आई थिंक 50 हो गया था। उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और चलिए एक बार जल्दी से मेरे साथ जो है सब लोग रिवीजन करते चलो। तो जहाँ जहाँ पे स्लाइड रोकूंगा वहाँ वहाँ पे बताना है आपको, ठीक है? चलिए, इसमें सही उत्तर क्या होगा देखो तो। एक रिमोट था, कहाँ उसको चला गया? उसको लगाओ ना थोड़ा सा आगे होगा लगता है। और उसका ये देखो ना, वो लगाने वाला जो रहता है ना, अच्छा हेल्प होता है उसमें। तो जहाँ पे रुकेगा ना वहाँ पे आपको जो है आंसर देने पर खोजो ना, होगा एक ठो नीचे में ही होगा, वो ड्रॉअर में ही। या अशोक जी से एक बार कॉल करके पूछो। तो इसमें सही उत्तर क्या था हम लोगों का? चलो, तो बच्चों इसमें सही उत्तर था हम लोगों का पूनम गुप्ता। एंड इस प्रश्न का उत्तर क्या है देखिए तो। जिरकॉनिक हाइपरसोनिक जो विमान है बच्चों, इसको किसने बनाया है? तो इसमें सही जो उत्तर है हमारा वो था रसिया। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है देखो तो। सर इस बैच का वीडियो और पीडीएफ सब टेलीग्राम पर मिलता है। ये अच्छा, कोई उसको क्या बोलता है लोग, पैरेटेड या कोई लिख कर देना वीडियो वीडियो, क्या ऐसे कर दे रहा है क्या ये लोग? बाबू ऐसे नहीं करना है। और इतना कोर्स का फीस देख तो कितना कम रखा गया, ओनली 199, 199। अरे वहाँ का अलग है भाई। तो ये सब नहीं करना है, ये सब गलत चीज़ें हैं। और जानते हैं एक बात, विद्यार्थी जीवन हो या बिंग टीचर, हमेशा चीज़ें ना एथिकल होनी चाहिए। नैतिकता बड़ी चीज़ होती है ना। तो जो लोग भी करता है ये सब गलत बात है ना। प्रयास करिएगा कि सबसे दूर रहिए, जितना हो सके ईमानदारी के साथ जो है चीज़ों को करना। बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या था देखो तो। इस प्रश्न का आंसर क्या है कि कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट जो है, इसके लिए कितने पैसे जारी किए गए हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। तो बच्चों इसके लिए 1600 करोड़ रुपए यहाँ पे जारी किया गया है। और नेक्स्ट इस प्रश्न का उत्तर भी क्या था देखो तो। होम्योपैथी दिवस का आयोजन बच्चों गांधीनगर में हुआ था ना। तो इस तमाम तरह के प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। और अब बारी है आज के प्रश्नों की। तो हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 51 से। सर मैं नोट्स साथ में बनाती चलती हूँ, बहुत अच्छा करते हो, है ना। अपने से नोट्स बनाने का अलग ही लेवल का लाभ है। मतलब मैं करंट अफेयर्स का टीचर हूँ, तो हमारे पास भी बहुत विकल्प होता है कि भाई हम या तो कहीं से कॉपी पेस्ट कर लें या फिर हम जो है अपना कंटेंट बनाएं। तो एक अच्छा कंटेंट हमेशा खुद से ही बनता है ना। चाहे आप अपने लिए भी बना रहे हो ना, अभी आप लोग जैसे अपनी पढ़ाई करते हो, तो एक नोट्स आपको बाजार में भी मिल जाएगा प्रिंट आउट। और एक है कि खुद का बनाना, जो खुद का बना हुआ रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि आपको उसमें सब पता है, कहाँ पे आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्या समझ के लिखा है। तो प्रयास करिएगा जितना ज़्यादा हो सके, अपने से जितना होता है वही करने का कोशिश करिए, है ना। और ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि मान लो संभव नहीं है, तो कोई बात नहीं। ये सब आविष्कार तो इसीलिए हुआ है ना, ताकि जो चीज़ें संभव नहीं है। बिल्कुल सही है। तो टेस्ट जो है ना आप लोगों का, ये जो है हम उसका शेड्यूल करवाते हैं, हम आपको बता देंगे, है ना। तो और संडे को आप लोगों का बोल रहा है कि ये लोग का बैच में शायद इकोनॉमिक्स का टेस्ट है नहीं। अभी टेस्ट सीरीज वगैरह भी स्टार्ट होने वाला है, तो अभी केजीएस का तो थोड़े समय बाद आएगा। क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज का कोई लाभ नहीं है, ये पहले आप अपनी पढ़ाई पहले कर लो, फिर आप आगे देखोगे ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग आज के क्लास में पहला सवाल हमारा रहने वाला है। और पहला सवाल क्या है इसमें, पेन देखो तो कहाँ रखती है, अच्छा है मेरे पैकेट में। तो पहला सवाल क्या हम लोगों के सामने है कि वर्ल्ड एसोसिएशन, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा सस्टेनेबिलिटी चैंपियन 2025 के रूप में किसे चुना गया है? तो जो इससे इसके लिए जो चुना गया है उस कंपनी का नाम है वन एंड ओनली टाटा स्टील कंपनी। और टाटा स्टील कंपनी जो बच्चों उसको यह
सस्टेनेबिलिटी चैंपियन चुना गया है। और आप लिखोगे कि लगातार जो है 8th कॉन्जिक्यूटिव ईयर है ये, लगातार 8वीं बार, लगातार 8वीं बार जो है उनको यह खिताब यहाँ पे दिया गया है, लगातार 8वीं बार, ठीक है, 8 टाइम, लगातार जो है वो 8वीं बार यह खिताब यहाँ पे दिया गया है। ओहो, लगातार जो है वो 8वीं बार बच्चों यह खिताब यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कितने बार लगातार हो गया भाई? 8वीं बार। और ये जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्टील जो है बच्चों ये ब्रुसेल्स में है, और वहीं की ये एजेंसी है, और ब्रुसेल्स बेल्जियम की एजेंसी है, तो उसके द्वारा ये खिताब, ये अवार्ड दिया जाता है। और जब मैं टाटा स्टील कहता हूँ बच्चों, तो आपको ज्ञात होगा कि टाटा स्टील ही पहले टिस्को कहलाता था, और टिस्को जो है 1907 में, ईयर वाज 1907 जब इसकी स्थापना हुई थी, और 1911 जो है इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ था, प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये टाटा या टिस्को कहाँ स्थापित है बच्चों? यह जो है जहाँ पे स्थापित है उस जगह का नाम हम लोग कहते हैं, उस जगह का नाम कहा जाता है उसको, जमशेदपुर बाद में कहलाता है, लेकिन पहले उस जगह का नाम है साकची। जहाँ पे ये है स्थित वो जगह कौन सा है बच्चों? साकची। और साकची जगह जो है वो छोटा पड़ गया, अब उसको कहते हैं जमशेदपुर। और ये बात आपको ध्यान रखना है, दो नदी के संगम पे, दो नदियों के संगम पर, दो नदियों के संगम पर, ठीक है, दो नदियों के संगम पर स्थित है। और बच्चों दो नदियों के संगम पर स्थित जब मैं कह रहा हूं तो नदियों का नाम क्या क्या है? एक का नाम है खरकई नदी, बीपीएससी में से पूछा गया है। और बच्चों दूसरे का नाम है स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा। तो ये दो नदियों के संगम पे स्थित है। और कौन सा अवार्ड मिला है बच्चों? सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। इसका मतलब होता है कि यह जो आयोजन है, यह जो यहाँ पे जो अवार्ड दिया गया है वो इसलिए दिया है क्योंकि स्टील प्रोडक्शन में ये इन्वायरमेंट को ध्यान में रखता है, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखता है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप नोट करेंगे। मनीषा लिख रही है सर जी मेरा घर है यहाँ पे। आपका घर है वहाँ पे तो कैसे रह लेते हो बाबू? इतना पॉल्यूशन है, इतना ज़्यादा, जिसका हिसाब नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन। मतलब जमशेदपुर में, हालांकि शहर बहुत अच्छा है, शहर अगर देखोगे टॉप क्लास का शहर है, परंतु उतना ही ज़्यादा वहाँ पे गर्मी भी पड़ता है, उतना ज़्यादा पॉल्यूशन भी है। तो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बाकी जहाँ पे नहीं इंडस्ट्री है वहाँ का भी तो वही हाल है ना। अभी मेरे गांव में, अभी मेरी बात हो रही थी कल माँ से ही, गांव में इतना ज़्यादा मौसम, इतना अच्छा वेदर है कि सुबह में जब लोग उठते हैं ना सो के, तो ना हल्का सा ना शॉल वगैरह लेके उठना पड़ता है, रात में जब सोते हैं तो पतला सा ब्लैंकेट ओढ़ के सोना पड़ रहा है। और आप पटना जैसे शहरों की स्थिति देखोगे बच्चे, हम लोग पटना में भाई 16 डिग्री पे भी एसी चल रहा है तब मैं क्लास ले पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है ना। और गांव का वेदर बहुत हेल्दी होता है, स्वास्थ्य एकदम होता है स्वस्थकारी। और इसीलिए देखिएगा आप लोगों का जब जॉब लगता है ना, तो फिर आप लोगों को पोस्टिंग भी उसी तरह से गांव गांव में देना चाहिए ताकि आप अच्छा जीवन जी सको। ये बातें यहाँ पे हैं। और चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अफ्रीकी देशों के बीच में समुद्री सहयोग पर मैरी टाइम एंगेजमेंट, मैरी टाइम एंगेजमेंट जो एक एक्सरसाइज, इसको शॉर्ट में एक्मी कहते हैं, 2025 जो है ये कहाँ पर हुआ है? तो बच्चों यह आयोजन जो है ये तंजानिया में हुआ है। और चूंकि ये बहुराष्ट्रीय है, मल्टीलेटरल है, तो भारत भी शामिल हुआ है, और भारत के साथ साथ कई अन्य देश भी शामिल हुए हैं। वह आयोजन कहाँ बोलेंगे? तंजानिया में। नेक्स्ट है कि काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजित अभ्यास, अभ्यास का नाम है बच्चों टाइगर ट्राम्प, भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो बच्चों ये अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। ध्यान है, हम लोग पढ़े थे, ये रिपीट हो गया सवाल। और बच्चों ये टाइगर ट्राम्प जो था ये 4th एडिशन था, चौथा संस्करण था। ये हम लोग को लगता है क्वेश्चन नंबर 1 होगा, नहीं? तो फर्स्ट एडिशन है, पहला संस्करण है। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है, पहला संस्करण है। हाँ, दिल्ली में बारिश हो रही है, इधर भी बारिश होगा, ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, बिहार में भी बारिश होगी आज। बिहार जो है यहाँ पर भी आप लोगों को बारिश देखने को मिल सकता है, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखोगे।
ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया बच्चों यहाँ पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत उन्नति सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट के बारे में बताओ। तो बच्चों पंचायत उन्नति सूचकांक में बेसलाइन रिपोर्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। पहला है, गृह मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों पर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। मतलब ये रिपोर्ट इट इज बेस्ड ऑन एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बच्चों पंचायत का मामला है तो गृह मंत्रालय नहीं करेगा, कौन सी मंत्रालय करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज मंत्रालय होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट गलत। भारत में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का मूल्यांकन इसमें शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। गुजरात 346 और तेलंगाना 270 ग्राम पंचायतों के साथ पहला और दूसरा स्थान पे है। तो बच्चों ये बिल्कुल सत्य है, यानी कि 2 और 3 बोथ आर करेक्ट। रिपोर्ट किसका है बच्चों? मंत्रालय का है, पंचायती राज मंत्रालय। विषय लिखा हुआ है एक ग्रह एक आवाज वैश्विक न्याय प्रेम और शांति। लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे कि वन प्लैनेट वन वॉइस ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस। चलो बच्चों कि ये जो है इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? जो यह आयोजन हुआ है दुबई में हुआ है, यूएई के अंदर हुआ है। कहाँ पे हुआ बच्चों? ये दुबई में हुआ है, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात्स में हुआ है। ठीक है, तो कौन सा अभ्यास है ये कौन सा सम्मेलन था? ये सम्मेलन लिखा हुआ है। आगे प्रश्न होगा कि खुबानी फूल उत्सव 2025 कहाँ शुरू होता है? तो जो खुबानी फूल उत्सव, जो स्क्रीन पे फूल दिख रहा है ना, ये फूल उत्सव जो है बहुत रेयर फूल है, इधर ही पाया जाता है। तो बच्चों ये हर साल होता है लद्दाख में। कहाँ पे भाई? लद्दाख में। और लद्दाख में इस तरह का ना अन्य उत्सव भी मनाए जाते हैं, अन्य उत्सव भी है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे बच्चों एक यहाँ पे होता है कारगिल उत्सव। कौन सा उत्सव है? कारगिल उत्सव। कारगिल उत्सव, भाई ये भी आपको ध्यान रखना है, कारगिल उत्सव। दूसरा यहाँ पे होता है बच्चों एक एक कारगिल है, हाँ। दूसरा होता है ममानी फेस्टिवल, ममानी उत्सव। उसके बाद है लोसर पर्व, लोसर, लोसर जो है पर्व जो है ये मनता है। उसके बाद है हैमिस फेस्टिवल, हैमिस पर्व या फेस्टिवल। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक और फेस्टिवल है जिसको बोलते हैं सिंधु दर्शन, सिंधु दर्शन। तो लद्दाख में जो है इस तरह के बहुत सारे उत्सव हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जिसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी बातें क्लियर रहेगा? कोई समस्या चिंता फिक्र हो तो नहीं बताना है ना, क्योंकि सबके जीवन में ये सब होता है, बताने से क्या ही दिक्कत है। बताओगे तो सर जी दिसंबर 2025 तक एक बार में अपलोड करवा दीजिए। अच्छा, और कुछ बिना मांगे और कोई सलाह सजेशन? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2 महीने का मैं डालूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर रहेगा बच्चे। अगला सवाल हमारे सामने रहने वाला है, ये सब कहाँ पे है? सब लद्दाख का फेस्टिवल है। नेक्स्ट हमारे सामने है कि भारत का पहला और दुनिया का दूसरा, भारत का पहला और दुनिया का दूसरा हिमालयी उच्च ऊंचाई वाला वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बच्चों प्रश्न है आपसे कि हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। बच्चों यह जो है जम्मू कश्मीर में हुआ है। और जम्मू कश्मीर में कहाँ पे बच्चों? उधमपुर में। जम्मू कश्मीर में कहाँ पे? उधमपुर में इसका जो है स्थापना किया गया है। अरे ये पेन अपने आप चल जाता है भाई, एक बार रुको तो। उधमपुर में इसका स्थापना जो है हुआ है। वो छोटा वाला पेन कहाँ लेके चल गया? ऊपर वाला स्टूडियो। आप जाओगे तो ले आना, ठीक है। ये वाला पेन देखो, इसको ले जाना। ये पेन अपने दो पैकेट में रख ही लो आप, और वहां से वो पेन को लेते आना। इतना अच्छा है वो, गजब का लड़का सब है। ऑपरेटर ही कोई लेके गया होगा। हाँ जीत तो और है। उधमपुर जो बच्चों यहाँ पे उधमपुर में इसका हुआ है। उद्घाटन किसने किया लिखोगे? उद्घाटन जो है,
उद्घाटन लिखोगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे मंत्री हैं बच्चों, उनके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है, उनके द्वारा यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। नाम क्या है बच्चों इसमें? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो यहाँ तक है। सर जी 2 साल से 2 नंबर से रह जा रहा है करंट अफेयर्स के लिए। विशाल आपने मुझे फॉलो नहीं किया होगा, है ना? इस बार फॉलो कर रहे हो, नहीं रहेगा। बस जितना यहाँ से डिलीवर होगा तुम उतना डाइजेस्ट कर जाना। यहाँ से जितनी चीज़ें आप तक डिलीवर होगा उतना क्या करना है? डाइजेस्ट कर जाना है। फिर देखते हैं करंट अफेयर्स में कैसे तुम्हारा रह जाता है। ओके, तो एकदम बेफिक्र होकर के मैं सबको कहता हूँ बड़ी जिम्मेवारी के साथ, मतलब जो बेस्ट हो सकता है वो इस कोर्स के अंदर आपको मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। इतना डाइजेस्ट कर जाओगे काम हो जाएगा ना। इसके बाद क्या करिए कि इस कोर्स में हो गया करंट अफेयर्स, जीएस के ऊपर एकदम अच्छी कमांड बना लीजिए, खास करके साइंस में और हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अनुराधा के देखिए सर मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, आपका रिप्लाई देंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं देंगे। इतना लंबा लिख रहे हो, वापस से क्वेश्चन लिख ही देते तो क्या हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि वृक्ष मित्र दरीपल्ली रामैया को किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? बच्चों इन्हें 2017 में पद्मश्री जो है वो दिया गया। और इनको क्या बोलते हैं बच्चों? वृक्ष मित्र कहते हैं। ये ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने, जिनके प्रयासों से लगभग 5 करोड़, लगभग जो है 5 करोड़ जो बच्चों इन्होंने वृक्षारोपण जो है इनके सहयोग से हुआ है। 5 करोड़ जो है वो वृक्षारोपण यहाँ पे हुआ है। कितना वृक्षारोपण हुआ बच्चों यहाँ पे? 5 करोड़ वृक्षारोपण। और ये कहाँ पे वृक्षारोपण मूलतः करते थे बच्चे? आंध्र प्रदेश में। हालांकि बाद में तेलंगाना बन गया, तो इनका जो क्षेत्र है वो तेलंगाना है, लेकिन ज्वाइंटली जब था तो आप लिख लो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। तो एक व्यक्ति जिसने अपने प्रयासों से 5 करोड़ अप्रॉक्स जो है वो वृक्षारोपण किया है, तो बिल्कुल, तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखोगे बच्चे। और राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो राइट आंसर है इसमें कि ये वृक्ष मित्र के नाम से कौन फेमस है यहाँ पे? दारीपल्ली रमैया। बच्चों ये बहुत ही दुखद बात होता है कि हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे लोग हुए, लेकिन इस चीज़ को लेकर के जो है यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोग हुए कि मतलब हम लोग बाद में जानते हैं, जो व्यक्ति का निधन होता है, डेथ होता है ना। और ये बहुत दुखद है। तो नाम क्या है? अच्छा, भारत में भी सोशल मीडिया का जमाना है, देखोगे कोई आदमी एगो पेड़ लगा लिया और उसको वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल दिया, हेलो गाइस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए एक पेड़ लगाने जा रहे हैं, सबको लगाना चाहिए। आदमी उसको ज़्यादा पसंद करता है, नहीं? इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना। अरे भाई ये क्या क्या तुम लोग लिखते हो? निशा कुमारी क्या खा के उठते हो सुबह सुबह? तुम्हें चुगली करने के लिए घर गांव में कोई नहीं मिलता है क्या? मैंने बोला लगभग बच्चे 5 करोड़। लिख रही है सर हमारे घर वालों ने 71वीं दिला दिया था एग्जाम, 31 नंबर आया सर मुझसे, जिससे मैं डर गई हूँ। तुम्हें पता है ना तुम्हारी तैयारी नहीं हुई थी, तो डरने की क्या बात है? तैयारी करने के बाद भी लोग 31 नंबर लेके आ रहे हैं। क्या लगता है बीपीएससी कोई हलवा है? आए चम्मच डाले मस्त खा लिए, ऐसा नहीं है। बीपीएससी बीपीएससी है ना। अगर नहीं अच्छे से पढ़ेंगे तो अगली बार भी 31 नंबर आएगा, हो सकता है 28 नंबर आ जाए। ये सब यहाँ दुख गाने से नहीं होगा। और घर वालों ने दिला दिया, घर वाले कैसे दिला देते हैं? तुम कोई 5 साल के बच्चे हो, घर वाले तुमसे अपने पसंद के कपड़े नहीं दिला पाते होंगे। तो बच्चों ये मैंने बोला कहीं कहीं 3 करोड़ कहीं 5 करोड़ है, मैं कह रहा हूँ अप्रॉक्स 5 करोड़, मुझे पता था इसलिए जानबूझ के हम यहाँ बोल रहे थे। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को उनके समक्ष, राज्यपाल जो है उनके समक्ष, राज्यपाल के पास, राज्यपाल के समक्ष जो है प्रस्तुत विधेयक को स्वीकृति देने के लिए, स्वीकृति रोकने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने का अधिकार देता है। बच्चों ये अनुच्छेद नंबर है 200। आपको पिछले दिनों ध्यान होगा बच्चों कि राज्यपाल, राज्यपाल और तमिलनाडु की जो सरकार है, इनके बीच में एकदम से ठन गई थी, ऐसा नो? जो बच्चे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे न्यूज़ पे ध्यान रखें उनको। तमिलनाडु की जो सरकार है और राज्यपाल, इनके बीच में जो है संबंध अच्छे नहीं थे। और बच्चों हुआ ये था कि तमिलनाडु की जो विधानसभा है उसका 10 ऐसा बिल था, 10 ऐसे विधेयक थे, जिस बिल को, जिस विधेयक को
राज्यपाल ने रोक करके रखा हुआ था। तो ये रोकने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो बच्चों अनुच्छेद नंबर 200 के अंतर्गत, ठीक है। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, आपको ज्ञात होगा कि हस्तक्षेप किया, और सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके जो है एक जजमेंट पारित किया है जिसमें 90 दिन का समय सीमा बताया है। कितने दिन की समय सीमा है? 90 दिन का जो है टाइम लिमिटेशन दिया है कि 90 दिन के अंदर राज्यपाल को जो है वो विधेयक को अप्रूव करना होगा। तो ये वाला मुद्दा जो है बहुत तेजी से वायरल हुआ था, यही बोलना पड़ेगा कि हम लोग जमाने में वही रह रहे हैं, वायरल वाले जमाने में, है ना। तो 90 दिनों का जो है बच्चों समय सीमा की बात हुई थी। तो वो आर्टिकल कौन सा था? वो आर्टिकल 200 था। नेक्स्ट है कि स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2025 13वीं बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा है? 13वीं बार बच्चों दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब जो है ये किसको प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, और करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का इसमें कि दुनिया का जो 13वीं बार लगातार सबसे बेस्ट एयरपोर्ट जो बना है बच्चों, उसमें से जो फर्स्ट नंबर पे, प्रथम स्थान पे है, वो है सिंगापुर का चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये गॉट फर्स्ट रैंक बच्चों, ये है सेकेंड नंबर पे, ये है थर्ड नंबर पे। ये सब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे, उसके बाद जो है इस थर्ड नंबर पे है, यहाँ तक आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद कौन सा है भाई? कैंपे गोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है चौथे स्थान पे। और कैंपे गोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है बच्चों? ये है बेंगलोर में। कहाँ पे है? बेंगलोर में, बेंगलोर में, ठीक है। तो कैंपे गोडा कहाँ पे है? कैंपे गोडा का रैंक क्या होगा? 4। बच्चों 4 की जगह पे एक और 8 लिखना होगा, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इसका रैंक है 48। सर न्यूज़पेपर नहीं समझ पाते हैं, कोई बात नहीं, मत समझो न्यूज़पेपर, जाने दो उसको, कोई बात नहीं। तो कैसे बीपीएससी हो जाएगा, मतलब क्या सोच रखते हैं बीपीएससी को लेके? ऐसे ही किसी की रील्स देख लिए थे कि नहीं, कर ही लेना है। अभी मेंस की क्लास होती है, उसमें बच्चों की जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है या टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ता है, उसकी हालत इतनी ख़राब है, उसको लिखना नहीं आ रहा है। आपको मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, एक बोरिंग काम है न्यूज़पेपर की रीडिंग करना। जो बच्चे न्यूज़पेपर की रीडिंग करने रेगुलर बेसिस पे करेंगे, सिलेक्शन आसान हो जाएगी। सिलेक्शन जब मैं कहता हूँ तो केवल पीटी नहीं, मेंस इंटरव्यू बेहतर जाएगा। नहीं पढ़ते हैं, बड़ा नुकसान होगा, तैयार रहिए उसके लिए, ठीक है। और वो नुकसान अभी नहीं पता चलेगा, वो आपकी सारी मेहनत के बाद पता चलेगा। तो एक न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ो। और मैंने कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, इस पे यूट्यूब वगैरह पे वीडियो भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ भागीदार ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश हो गया है? बच्चों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, 2016 में जो है, ओहो क्या ये अपने आप लिख देता है, 2016 में जो है ये स्थापना हुआ था बच्चों, 2016 में। और इसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं, जैसे इसको स्थापना करने वाला कौन है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसको दो देशों ने मिलकर स्थापित किया था, भारत और फ्रांस। तो इसमें बहुत सारे देश जुड़ते चले गए। तो अभी हाल ही में बच्चों इसका हेडक्वार्टर भी जो है वो है गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय। तो इसमें हाल ही में जो अफ्रीकी देश जुड़ा है, पहला अफ्रीकी देश, उसका नाम है मॉरिशस। नाम क्या बच्चों यहाँ पे? मॉरिशस। तो इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अमेरिकी गायिका कैटी पेरी सहित कितने महिलाओं ने ब्लू ऑरिजिन के रॉकेट से ब्लू ऑरिजिन के रॉकेट से पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सीमा बोले तो अंतरिक्ष, क्या बोलते हैं उसको? अंतरिक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? स्पेस कहते हैं। तो उसका सैर किया है, वहां पे घूम के आई हैं। ये जो कैटी पेरी है ना, ये पॉप सिंगर है अमेरिका की, बहुत पैसा लेती हैं। तो उन्होंने 6 महिलाओं के साथ जो बच्चों वहां पे घूमने के लिए गई थी। और इसको कहते हैं स्पेस टूरिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पेस टूरिज्म। पैसा वाला आदमी जो है वो अब एनआईटी घाट घूम नहीं रहा है। वो कहाँ घूमने जा रहा है भाई? इको पार्क नहीं घूम रहा है, चिड़ियाघर नहीं घूम रहा है, वो अंतरिक्ष में घूम रहा है। ब्लू ऑरिजिन जैसी कंपनियां ये सेवाएं प्रदान कर रही हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला राज्य जिसने राज्य में अनुसूचित जातियों
जिसने राज्य में अनुसूचित जातियों शेड्यूल कास्ट में आरक्षण वर्गीकरण को लागू किया है? कौन बन गया है? तो आपको ध्यान होगा कि जो है आरक्षण में वर्गीकरण जो है अ, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त अगस्त 2024-25 क्या हो जाएगा इसमें? अगस्त 2024-25 क्या है वर्ष बच्चे, एक बार हमें रिकॉल करवाओ। तो उसमें जो है अपना फैसला सुनाया था। फैसला ये सुनाया था कि अगर राज्य सरकारें चाहे तो एससी तथा एसटी वर्ग जो है उसका आरक्षण में उपवर्गीकरण कर सकता है। आरक्षण में क्या कर सकता है बच्चे यहाँ पे? तो आरक्षण में जो है आरक्षण में वर्गीकरण कर सकता है। आरक्षण में वर्गीकरण कर सकता है। ठीक है, तो ये जो आरक्षण में वर्गीकरण है मतलब, तो इसको पहली बार किस राज्य ने लागू किया है? वो जो यहाँ पे लागू करने वाला राज्य हो गया है तेलंगाना। किसने किया है? तेलंगाना ने इसको लागू किया है। और ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, किसने लागू किया भाई? तेलंगाना ने। बच्चों पूरा मामला क्या है वापिस से समझिएगा। बच्चों तेलंगाना जो है 2024 इज राइट, हाँ 2024 होगा, 25 नहीं। पिछले साल की घटना होती तो हमें एकदम याद होता है एग्जैक्टली। 2024 में 1 अगस्त को ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। 2024 में ये फैसला सुनाया था। तो आरक्षण में उपवर्गीकरण जो है इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन हो गया है? तेलंगाना। पहला राज्य कौन है इसमें? तेलंगाना। मामला क्या है एकदम ध्यान से समझना बच्चों। मामला ये है कि भारत में आरक्षण जो है वो श्रेणी को मिलता है, कैटेगरी को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं एससी शेड्यूल कास्ट, तो शेड्यूल कास्ट कोई एक जाति नहीं होता है, शेड्यूल कास्ट में कई सारी जातियां होती हैं। तो सरकार का मानना है, न्यायालय का मानना है कि भाई सभी जातियों का एक समान रूप से आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, उस श्रेणी में कुछ जातियां पीछे रह जाती हैं। तो अगर सरकारें चाहे तो आरक्षण का उपवर्गीकरण कर सकती है और ऐसी जातियां जो अपने ही श्रेणी में पिछड़ गई हैं उनको आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। ठीक है, तो ये जो है काम बच्चों यहाँ पे किया गया है। और किसने किया है? तो तेलंगाना में सीएम है रेवंत रेड्डी, उनके द्वारा जो है यहाँ पे किया गया बच्चों। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने प्रश्न रहने वाला है कि बिहार में आयोजित होने वाला खेलो इंडिया युवा खेल 2025 7वें संस्करण का शुभंकर क्या है? बच्चों अभी जो यूथ गेम्स हुआ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका शुभंकर क्या है बच्चों? तो इसका शुभंकर था गज सिंह, या कहीं कहीं लिखा रहेगा गजराज सिंह। गज सिंह या क्या बोलते हैं? गजराज सिंह। तो गजराज सिंह जो हम लोग कहते हैं, गजराज सिंह जो कहते हैं बच्चों, वो है बेसिकली दो चीजों को दिखाता है। एक हो गया गजराज यानी कि हाथी, हाथी हो गया, और दूसरा हो गया सिंह मतलब ऑब्वियसली सिंह, जिसे आप जानते हो। सिंह मतलब सिंह है ना, क्या होता है सिंह मतलब? सिंह मतलब सिंह होता है, लायन होता है। और ये बच्चों जो बिहार की जो गौरवशाली जो मगध साम्राज्य है और मौर्यकालीन जो साम्राज्य है उसका प्रतीक है ये। मौर्यकालीन जो साम्राज्य है तो उसका जो है समृद्धि का ये प्रतीक है। क्या इसमें आता अपने आप लिखा रहा है भाई? तो उसका जो है ये प्रतीक है। उसका जो है बच्चों ये प्रतीक है, अपने आप लिखा रहा है। बताओ इसमें ये हैंग करता है, फालतू का ही दिया है, बोर्ड किसी काम का नहीं, पता नहीं क्यों फ्री में दिया है इसलिए लोग रखा होगा। साम्राज्य जो है वो हटवाते हैं भाई साहब। साम्राज्य जो है उसका है बच्चों ये, साम्राज्य जो है बच्चों उसका है ये। तो ये तो मेरे जैसा पेशेंस वाला आदमी जिसको पढ़ा ले रहा है, दूसरा टीचर होता भी तो फोड़ उड़ देता है। अच्छा, क्लास ही हटवा लिए। अरे वही दिक्कत है ना मेन। और उसमें क्या होता है, बार बार लैग करना अच्छी बात नहीं है ना। तो बच्चों शुभंकर का नाम क्या है यहाँ पे? गजराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? जो यहाँ पे अगले मुख्य न्यायाधीश जब हम लोग कह रहे हैं तो राइट आंसर इज नॉन ऑफ दिस। चलो इसका सही उत्तर मिल गया क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं। तो बच्चों इसमें आपको ध्यान होगा कि DY चंद्रचूड़ जो थे ये 50 में थे। कौन थे बच्चों यहाँ पे? 50 में।
91, 92, ठीक है। उसके बाद अभी कौन है, बी आर गवई सब हो गए, अभी 53 हो जाएंगे। तो वो जो 53 कौन है यहाँ पे, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, वो है 53 नंबर पे। तो अब अपने लिखा रहा है जस्टिस सूर्यकांत, तो सही से लिखा हो, नहीं तो ऐसा केस करेंगे कि बोर्ड बनाने वाली कंपनी ही बंद हो जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत जो बच्चों वो यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। सर बीपीएससी का टेस्ट सीरीज में ही क्या हमारी करंट अफेयर्स की क्लास वाली टेस्ट होगी? नहीं नहीं, अलग से होगा, अलग से। इस कोर्स का टेस्ट अलग होगा, वो जेपीएस बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अलग है। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के मध्य डस्ट लीक 6 नामक अभ्यास जो है वो हुआ है? कहाँ पे हुआ बच्चों? ये पुणे में हुआ है, औंध में जो प्रशिक्षण केंद्र है वहां पे हुआ है। तो बच्चों भारत और किसके मध्य होता है ये? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य, भारत और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है कि 2024 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में प्रथम स्थान पे कौन सा हवाई अड्डा है? तो बच्चों प्रथम स्थान पे पहला, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पे हो जाएगा ये 9वीं 8वीं, अलग अलग बार अलग अलग इसका रैंक रहता है। तो यहाँ पे 9वीं आप इसको लिखेंगे। तो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में पहला नंबर पे आपको यहाँ पे जानकारी प्राप्त हो चुका है, ठीक है। क्लियर रहेगा इसमें? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों का है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है बच्चों, हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। अगला सवाल होगा कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में स्थापित कर दिया है? बच्चों भारत में पहली बार ना एटीएम लगाया गया है ट्रेन में। पूछ रहा है ये ट्रेन एटीएम किस में लगा है? बच्चों एक्सप्रेस का नाम है पंचवटी एक्सप्रेस, और यह जो है बच्चों मुंबई मलाड के मध्य चलता है। अच्छा है कि हमारे तरफ नहीं लगाया है, हम लोग के यहाँ हम लोग उतार के ले जाते हैं चुपचाप से। चलो घर चलो, अब बहुत हो गया ट्रेन में। तो बच्चों कहाँ पे? मुंबई और मलाड के मध्य चलने वाली ट्रेन है, नाम क्या है इसका? पंचवटी एक्सप्रेस, ठीक है। तो उसमें जो है इस एटीएम को इंस्टॉल किया गया। एक प्रयोग हो रहा है कि जो है इसमें कि भाई अगर ये सही रहेगा तो बाकी ट्रेन में भी इस तरह का एटीएम आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आजकल एटीएम लेकिन कोई यूज करता है? लास्ट टाइम एटीएम आप लोग कब गए होगे? मतलब मैं तो नहीं गया हूँ पिछले, लगता है हमको 3-4 साल से। एक आध बार गलती से गया होगा, बट ऐसे नहीं गया हूँगा मैं। तो एटीएम तो बंद होने के कगार पे है, क्योंकि इतना ज़्यादा उसका कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट की, लोग यूज़ नहीं करते, तो क्या किया जाएगा उसको। आगे प्रश्न बच्चों, पिछले दिनों खबरों में रहने वाला माउंट लेवोटॉबी, माउंट लेवोटॉबी ये ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? बच्चों आमतौर पर इस तरह के जब भी सवाल आएंगे तो इंडोनेशिया ही होगा, क्योंकि बहुत सारे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे आए दिन होते रहते हैं। तो माउंट लेवोटॉबी कहाँ पे बच्चों? तो यह जो है इंडोनेशिया में है, और इसमें पिछले दिनों जो है उद्गार हुआ था ज्वालामुखी का, जिस कारण से जो है ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे, ठीक है। तो इसको लेकर के हम लोग यहाँ पे सवाल देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला सवाल जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस राज्य सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों, सेंटर स्टेट रिलेशन की समीक्षा के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति बनाया है? बच्चों आपको ज्ञात होगा कि एक मामला है नीट का मामला, याद है? नीट जो पेपर होता है, जो मेडिकल का जो एग्जाम्स होता है बच्चों, एंट्रेंस का एग्जाम होता है, तो इस एग्जाम को लेकर के तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के मध्य जो है वो, तमिलनाडु और केंद्र इन दोनों के बीच में जो है वो जो है संबंध अच्छे नहीं थे, दोनों के बीच में जो है वो तल्खी आ गई थी नीट एग्जाम्स को लेकर। तो उसको लेकर के जो है मतलब इसका ये मानना था तमिलनाडु सरकार का कि भाई हमारे राज्य के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसको केंद्र सरकार के एग्जाम्स के थ्रू एडमिशन हो रहा है एंड ऑल, तो उसका वो विरोध कर रहे थे। तो ये विरोध आज का नहीं है, बहुत पुराना है, 2020 से ही हो रहा है। तो अभी जो है इसकी जांच करने के लिए जो है वो तमिलनाडु की सरकार ने एक कमेटी बनाई है, और उस कमेटी के अध्यक्षता कौन कर रहे हैं बच्चों? जोसेफ कुरियन कर रहे हैं। और एक कमेटी 3 सदस्य है। कितने सदस्य है? 3। तो स्टैब्लिशमेंट का नाम क्या बोलेंगे हम लोग इसमें? तमिलनाडु की सरकार ने इसको स्थापित किया है। अगला प्रश्न होगा कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करने वाला
पहला राज्य कौन बना है? बच्चों थ्री लैंग्वेज पॉलिसी जिसकी चर्चा जो है एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें हुआ है। और एनईपी बोले तो 2020 में इसमें बोला गया है थ्री लैंग्वेज पॉलिसी, यानी कि जो बच्चे हैं हमारे प्राथमिक स्तर के बच्चे, उन्हें 3 भाषाओं का ज्ञान होगा। बच्चों को कितनी भाषाएं सिखाई जाएंगी? 3 भाषा बच्चों को सिखाया जाएगा। तो इसे लागू करने वाला बच्चों पहला राज्य है महाराष्ट्र, और वापस लेने वाला भी, लागू करके वापस लेने वाला भी पहला राज्य है महाराष्ट्र। मतलब लागू भी किया और जब विरोध हुआ तो वापस पे ले लिया। तो नाम क्या हो जाएगा इसमें? महाराष्ट्र। बच्चों महाराष्ट्र की जो सरकार है उसने 3 भाषा को यहाँ पे लागू किया था। जैसे जैसे लागू किया था मराठी, हिंदी हिंदी और अंग्रेजी, इंग्लिश। तो हिंदी को लेकर के वहाँ पे विरोध जो है वो स्टार्ट हो गया कि आखिर हिंदी क्यों? अगर हिंदी आएगा तो मराठी जो है वो कम हो जाएगा। तो ये विरोध जो है इस कारण से महाराष्ट्र की सरकार ने इसको वापस ले लिया। और आपको ज्ञात होगा कि तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्य विरोध करते रहता है। यहाँ पे द्विभाषी फॉर्मूला चलता है, टू लैंग्वेज फॉर्मूला जो है यहाँ पे चलता है, द्विभाषी फॉर्मूला। ठीक है। जो भारत में जो शिक्षा की नीति आई है वो अलग अलग वर्षों पे आया है। तो शिक्षा नीति जो हमारे देश की है वह आप देखोगे बच्चों, तो शिक्षा नीति हमारा है ईयर वाज 1968, ईयर वाज 1986, और अब आया है 2020 का। तो ये 3 बार जो है वो शिक्षा नीति हम लोगों को देखने को मिलता है। तो पुराना वाला जो शिक्षा नीति था उसमें द्विभाषी फॉर्मूला दिया गया था। ये पुराना वाला जो शिक्षा नीति था उसमें द्विभाषी फॉर्मूला दिया गया था, द्विभाषी। हाँ, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि बताओ श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किसने शामिल किया है? तो जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कोई किताब शामिल हो रहा है, कोई शिक्षा की चीज शामिल हो रही है, तो जो शिक्षा से संबंधित होगा वही ना करेगा। तो इसमें किसी का शिक्षा से कोई संबंध है ना? शिक्षा से केवल एक ही संबंध है, वो है यूनेस्को। इसका नाम में ही लिखा है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों उसने इस चीज को यहाँ पे जोड़ा है। और श्रीमद् भगवत गीता जो बच्चों, इसके रचयिता और नाट्य शास्त्र के रचयिता, इनका नाम जानना बहुत जरूरी है। नाट्य शास्त्र के रचयिता का नाम क्या है बच्चों? भरत मुनि। इसके रचयिता कौन है बच्चों? भरत मुनि। और बोला जाता है कि भारत में कला के क्षेत्र में पहली बार कोई रचना अगर हुआ था जिसमें पहली बार नृत्य के बारे में बात किया गया बच्चों, तो वह रचना था नाट्य शास्त्र। भारत में कला के क्षेत्र में लिखी गई पहली रचना का नाम क्या है? वो जो कला के क्षेत्र में जो है पहली रचना हमारे देश में जो हुआ था उसका नाम है नाट्य शास्त्र। पहला नाम क्या है उसका? नाट्य शास्त्र। ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे शामिल किया गया है, उसको यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है। और ये बहुत प्राचीन ग्रंथ है। तो एक तो भरत मुनि और दूसरा यहाँ हो जाएगा वेद व्यास। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों इसमें? वेद व्यास, वेद व्यास। ठीक है। तो इन दो चीजों को यहाँ पे जोड़ा गया बच्चों, वेद व्यास। तो इन दो किताबों को, दो ग्रंथों को यहाँ पे शामिल किया गया है। और मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में जो है यहाँ पे इसको रखा गया है। अब दुनिया का जो सबसे ज्यादा जो चर्चित ग्रंथ है बच्चों, उसमें से क्या नाम आता है? गीता। जीवन में अगर आपको व्यवहारिक जीवन में कैसे जीवन जीना चाहिए, लोगों से किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए, किसी समस्या से बाहर कैसे आना चाहिए, तो उसकी पूरी जो चर्चा आपको मिलता है वो है गीता के अंदर। तो इस चीज को लेकर के, और ऐसा नहीं गीता कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, मतलब आप देखोगे तो सभी धर्मों के लोग इसको पढ़ते हैं, इससे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहने वाला बच्चों यहाँ पे कि अगला जो सवाल होगा नेक्स्ट है कि भाषणों का संकलन संस्कृति का 5वां अध्याय पुस्तक का विमोचन किया है। वो कौन है जिनके भाषणों का संकलन है और उस पुस्तक का नाम रखा गया है संस्कृति का 5वां अध्याय? तो बच्चों यह जो रचना है ये है पीएम नरेंद्र मोदी की। जो पीएम मोदी जी हैं उनकी जो भी भाषण दिया हुआ है उस भाषण को एक ही जगह संकलित किया गया है।
और राष्ट्रपति का भी इस तरह का एक रचना हुआ है, उस रचना का नाम है विंग्स ऑफ आवर हॉप्स, हमारे सपनों का उड़ान, विंग्स ऑफ आवर हॉप्स, हम हमारे सपनों का उड़ान। ठीक है, तो ये किसका किसका भाषण का संकलन है बच्चों, ये है राष्ट्रपति का। और अभी दूसरा वर्जन इसका रिलीज हुआ है 2.0, तो ये किसका है, राष्ट्रपति का। तो दोनों का भाषण का संकलन आया है, दोनों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि 11वें वार्षिक ब्रेक थ्रू पुरस्कार, जिसे विज्ञान का ऑस्कर कहते हैं। बच्चों ब्रेक थ्रू जो है, इस अवार्ड को क्या बोलते हैं, ऑस्कर कहते हैं विज्ञान का। पूछा जा रहा है कि यह पुरस्कार जो है हाल ही में किस विश्वविद्यालय को मान्यता दी गई है। तो बच्चों वह विश्वविद्यालय है जम्मू कश्मीर। अगर गूगल पे एआई पे सर्च करोगे तो पिछले साल वाला बता देगा दिल्ली, लेकिन राइट आंसर क्या होगा इसमें, जम्मू विश्वविद्यालय जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये मान्यता किस विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ बच्चों यहाँ पे, तो यह मान्यता जो है वो जम्मू विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। ये तब प्राप्त होता है जब कोई विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में अच्छा काम करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि आपदा और संघर्ष से जोखिम में धरोहर भविष्य की तैयारी के साथ विश्व धरोहर दिवस कब मनता है। बच्चों प्रति वर्ष जो है यह दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की शासन समिति की अध्यक्षता जो है हाल ही में किसने ले लिया है। तो बच्चों इसकी शासन समिति की जो अध्यक्षता है वो इसको ले लिया है, इसको लिया है यूएई ने। और ये जो शासन समिति की अध्यक्षता है इंटरपोल की, बच्चों ये 2 वर्ष इसका कार्यकाल होगा, 2 वर्ष। और 2 वर्ष बोले तो 2025 से लेकर के अभी जो है ये चलेगा 2027 तक इसकी अध्यक्षता। तो इसको भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कार्यकाल। ठीक है, और इंटरपोल जब भी कहा जाता है तो आप इस बात से सहमत हो कि इंटरपोल जो बच्चों इसका हेडक्वार्टर है लियोन में, फ्रांस में। मुख्यालय कहाँ पे है, लियोन में, फ्रांस में। भारत का भी हाल ही में एक भारत पोल पोर्टल भी डेवलप हुआ है, वो सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहने वाला है कि 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है। जो लॉ कमिश्नर ऑफ इंडिया है वो कौन बन गए हैं, तो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, नाम क्या बच्चों इनका, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। ये भारत के अगले विधि अधिकारी हैं। और विधि अधिकारी का मतलब होता है बच्चों कि ये जो है, ये जो विधि अधिकारी हैं, ये जो विधि अधिकारी हैं बच्चों, इनका काम होगा कि भाई ये जो है भारत में जो गवर्नमेंट को लॉ बनाने का काम होता है उसमें सलाह देंगे, या कोई एग्जिस्टिंग लॉ जो है अगर ख़त्म करना उसमें भी सलाह देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और 2027 तक इनका कार्यकाल होगा बच्चों, 2027 तक जो है ये इनका कार्यकाल है, टेन्योर है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। इनका कार्यकाल कितने दिनों के लिए है, 2027 तक के लिए। आगे जानकारी होगा कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के 4थे संस्करण के अनुसार आपको बताना इसमें सही गलत क्या है। देखो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यानी कि न्याय का रिपोर्ट है, तो पहली जानकारी कि इसके 4 स्तंभ हैं, ये 4 पिलर्स हैं, 4 इंडिकेटर्स हैं जिसपे रिपोर्ट बेस्ड है। बिल्कुल सत्य बात है, इट इज़ बेस्ड ऑन फॉलोइंग 4 इंडिकेटर्स। और नेक्स्ट है कि कर्नाटक इतना स्कोर किया है और 8 बड़े और मध्यम राज्यों में पहला नंबर पे है, कर्नाटक गोट फर्स्ट रैंक। दूसरा, छोटे राज्यों में सिक्किम पहला नंबर पे है। भाई ये दोनों लाइनें बिल्कुल सत्य है। तो भारत में जस्टिस के मामले में ये आपको एक रिपोर्ट आया है जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास कहाँ हुआ है, ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और यह अभ्यास हाल ही में संपन्न हुआ है। डेजर्ट फ्लैग कहाँ पे, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है, ये जो डेजर्ट फ्लैग अभ्यास है बच्चों ये बहुराष्ट्रीय है, मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, इंक्लूडिंग इंडिया। कई सारे देश इसमें भाग लेते हैं। मल्टीनेशनल जो है ये एक्सरसाइज है और इसमें भारत भी है और भारत के अलावा अन्य कई देश भी हैं, भारत प्लस कई देश हैं। ये जो है एयर फोर्स जो है उसका एक्सरसाइज है, कई सारे देशों की जो एयर फोर्स है वो यहाँ पे भाग लेती है। तो बस ये नाम केवल याद रखो, बाकी इसमें कुछ नहीं है। डेजर्ट फ्लैग कहाँ पे हुआ है, डेजर्ट में ही हुआ है, यूएई में हुआ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। फार्मास्यूटिकल में भारत का वैश्विक उपस्थिति निम्नलिखित तत्वों पर विचार करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद अ रेफरेंस टू इंडियाज ग्लोबल प्रेजेंस इन फार्मास्यूटिकल्स। जो पहला है कि भारत फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा और मूल्य के मामलों में 11वें स्थान पे आता है।
इंडिया का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 11th रैंक पे आता है और क्वांटिटी में तीसरा। जेनरिक दवाओं में सबसे बड़ा 20% जो है सप्लाई करने वाला, 20% सप्लाई भारत करता है। जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद भारत 4th लार्जेस्ट जो है मार्केट है मेडिकल इक्विपमेंट्स के। ये भी स्टेटमेंट क्या बच्चों यहाँ पे सही है। जो कि चिकित्सा उपकरण का है वो चौथा सबसे बड़ा बाजार है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि चीन स्थित बीटा बोल्ट, बच्चों एक कंपनी है, नाम है इसका बीटा बोल्ट, उसने कितने साल के जीवन अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाला BB100 नाम का एक बैटरी बनाया है। बच्चों परमाणु ऊर्जा से चलेगा और आपको ज्ञात है कि परमाणु ऊर्जा जो है वो विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यह जो बैटरी है ये 50 साल तक चलेगा। कितने वर्षों तक चलेगा बच्चों? 50 साल। तो बीटा वोल्ट नाम की जो कंपनी है बच्चों उसने एक बैटरी बनाया है और ये बैटरी कितने वर्षों के लिए है? तो 50 वर्ष तक जो है ये एक बैटरी 50 साल तक जो है वो चलेगा। तो इसको यहाँ पे देखोगे। अगला सवाल रहने वाला है कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार, प्रश्न आपसे है कि बताओ हु हैज रिसीव्ड द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनोवेशन कैटेगरी। तो बच्चों लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार जो है यह प्राप्त हुआ है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को। और बच्चों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है इसको क्यों मिला है? तो इसके पास एक है पोषण ट्रैकर ऐप है बच्चों, एक ऐप है मंत्रालय के पास, नाम है उसका पोषण ट्रैकर ऐप। और ये जो पोषण ट्रैकर ऐप है ना, इतना काम का ऐप है कि इसमें सारे बच्चों और गर्भवती महिलाओं का हेल्थ स्टेटस जो रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये जो ऐप है बच्चों, ये ऐप के माध्यम से सारा कुछ होता है। ये आंगनबाड़ी की जो महिलाएं होती हैं ना, आंगनबाड़ी चलाने वाली, उनको जो है उनके मोबाइल में दिया जाता है आंगनबाड़ी। ठीक है, आंगनबाड़ी जो है उसकी जो सहायक होती हैं उनको जो है ये यहाँ पे दिया जाता है आंगनबाड़ी चलाने वाली को। तो पोषण ट्रैकर ऐप जो है बच्चों उसके लिए यह पुरस्कार मिला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को। और मंत्री का नाम आप लोगों को ध्यान है, नाम क्या है? आप जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे मंत्री का नाम क्या है। तो जो मंत्री का नाम क्या हो जाएगा इसमें? तो मंत्री का नाम है अन्नपूर्णा देवी, है ना। नाम क्या है यहाँ पे? अन्नपूर्णा देवी। इसमें बच्चों का सारा रिकॉर्ड होता है ना, कि कब बच्चा जन्म लिया, उसका हाइट क्या है, वेट क्या है, सारा रिकॉर्ड, कब कौन सी वैक्सीन लग रही है, महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो उस क्रम में भी कि वो कितने दिनों का है, कौन सा मेडिसिन या कौन सा उसका वैक्सीन लग रहा है नहीं लग, सारा रिकॉर्ड इसमें होता है। ये बहुत अच्छा ऐप है, एकदम सारा डेटा यहाँ पे गवर्नमेंट को प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है कि पहली बार भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का रोमांचक एयर शो कहाँ हुआ था? बच्चों ये जो एयर शो हुआ था ये पहली बार हुआ था पटना में। और बच्चों पटना में एक अच्छी सी सड़क है जिसको हम लोग यहाँ बोलते हैं मरीन ड्राइव। हम लोग अपने प्यार से क्या बोल देते हैं उस जगह को? मरीन ड्राइव। और मरीन ड्राइव केवल बोलते नहीं हैं, पटना वाले लोग ऐसा फील भी करते हैं कि ये मरीन ड्राइव ही है ना। शाम में जाइएगा तो यहाँ पे आपको एक से एक लोग आपको नाच गाना करते हुए दिखाई दे देंगे, है ना। तो नाम क्या जगह का बच्चों? मरीन ड्राइव है पटना में। और वहाँ पे ये एरोबेटिक शो हुआ था। क्यों ये शो हुआ था? इसके पीछे वजह क्या है बच्चों? इसके पीछे वजह ये है कि हमारे यहाँ बिहार में एक बच्चों एक यहाँ पे दिवस मनता है। और वह जो दिवस है उसको हम लोग बोलते हैं, वह जो दिवस है उसको हम लोग कहते हैं शौर्य दिवस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शौर्य दिवस। तो ये जो एरोबेटिक शो हुआ है बच्चों ये गंगा के किनारे हुआ है। गंगा नदी जस्ट वहीं बगल में है। तो गंगा नदी जो है उसके तट पे हुआ, इसके किनारे हुआ है। और कब आयोजन हुआ है? 22 एंड 23 अप्रैल को। कब हुआ था बच्चों? 22 एंड 23 अप्रैल को। और यह जो आयोजन था ये समर्पित था शौर्य दिवस को। इसको ओहो, बार बार ये ना बड़ा दिक्कत कर रहा है मुझे। ये किसको समर्पित था? शौर्य दिवस को। शौर्य दिवस जो है ये उसको समर्पित था। किसको समर्पित है बच्चों? ये शौर्य दिवस को, उसको यहाँ पे समर्पित था ये। शौर्य दिवस जो है उसको यहाँ पे ये समर्पित था। और शौर्य दिवस जो है आपको ध्यान होगा बच्चों, ये वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह जो है उनकी जयंती पर ये मनाया जाता है। बाबू वीर कुंवर सिंह की जो जयंती है, बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती
उसके उपलक्ष्य में जो है बच्चों यह आयोजन किया गया था। ठीक है, 23 अप्रैल को। तो 2 तारीख यहाँ पे है। हाँ, तो इसको ध्यान रखना, शौर्य दिवस जो है वो उसको समर्पित था। और शौर्य दिवस कब मनता है बच्चों? 23 अप्रैल को। अगर एक डेट पूछा जाए कि बिहार सरकार शौर्य दिवस कब मनाती, 23 अप्रैल। और जो एयर शो हुआ था कितने, 2 दिनों तक, 22 और 23। कितने दिनों तक? 22 और 23। पटना में जो लोग होगा, लोग देखने के लिए भी गए होंगे, नहीं आप लोग गए थे? कोई पटना वाला लोग इसमें गया भी होगा। तो ये सारी बातें ध्यान रखोगे, आगे जानकारी रखना है बच्चों इसमें। 167वीं जयंती थी ना इनकी, 167वीं जयंती थी बच्चों। अब इस साल भी 23 अप्रैल आ रहा है, तो 168वीं हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने ईसाइयों के सर्वोच्च पादरी पोप फ्रांसिस, सर्वोच्च पादरी का नाम क्या बच्चों यहाँ पे? पोप फ्रांसिस के सम्मान में कितने दिनों का जो है राजकीय शोक का घोषणा किया था बच्चों? 3 दिन। कितने दिनों के लिए? 3 दिन के लिए। पूरा मामला क्या है वो समझो। जो पोप फ्रांसिस जो है, इनका निधन हो गया था, इनका जो है वो डेथ हो गया, निधन हो गया। और आपको ध्यान है कि क्रिश्चियन जो धर्म है, रिलीजन जो है, उसको पूरी दुनिया में जितने भी लोग फॉलो करते हैं उसमें सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़े नेता के तौर पे पॉप फ्रांसिस को माना जाता है। और बच्चों पॉप फ्रांसिस जो है ये वेटिकन सिटी में रहते हैं ना, वहाँ पे निवास करते हैं, वेटिकन सिटी में, वहीं पे निवास करते हैं। और 88 वर्ष जो है इनकी उम्र थी। तो 88 वर्ष की उम्र में बच्चों इनका निधन हो गया। और उस निधन के अवसर पे भारत सरकार ने 3 दिनों का जो है वो शोक यहाँ पे अनाउंस किया था। और इसमें बेसिकली होता है कि सरकार कोई राष्ट्रीय आयोजन नहीं करती, उससे बचती है। और जो हमारे मुख्य स्थल जहाँ पे तिरंगा फहरता है उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है, थोड़ा सा झुका दिया जाता है। उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे जानकारी रखोगे। नेक्स्ट है कि IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत का जो विश्व आर्थिक परिदृश्य है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP 2025 में 6.2% और 2026 में भारत की GDP किस दर से बढ़ने का अनुमान है? तो जो भारत की GDP जो है ये जो है 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। दोनों बातें ध्यान रखोगे। 2025 में कितना? 6.5। 2026 में कितना? 6। एग्जाम में कई बार ये सवाल तक पूछा हुआ है BPSC के अंदर कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ध्यान रखना, यह रिपोर्ट जो है ये IMF का रिपोर्ट है। इसका रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष का। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है कि फोटोग्राफर फोटोग्राफर समर अबू एलॉफ, ये फोटोग्राफर है, ने 9 वर्षीय महमूद अजौर की मार्मिक छवि को लिया है। और इस छवि को, इस तस्वीर को वर्ल्ड फोटो ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो प्रश्न ये है कि ये फोटोग्राफर किस देश के हैं? बच्चे फोटोग्राफर जो है पैलेस्टीन के हैं या फिलिस्तीन के हैं। और आप इस बच्चे को देख रहे हो, इस बच्चे को आप अगर देख रहे हो तो देख सकते हो कि ये बच्चा जो है ये इसराइल और हमास के जंग के बीच में फंसा हुआ है। इसके दोनों हाथ नहीं है और ये बच्चा जो है बिल्कुल शांत खड़ा है। इसके आसपास में जो है मलबे बिखरे हुए हैं, बिल्डिंग गिरा हुआ है, लाशें बिछी हुई हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। और ये मार्मिक तस्वीर जो लिया, इसको वर्ल्ड का बेस्ट फोटो ऑफ द ईयर चुना गया था। तो और ये आपने पिछले दिनों देखा भाई, इसराइल और हमास के जो जंग हुए, गजा स्ट्रैप जो है, गजा पट्टी जो बचे, उसको बिल्कुल मरुस्थल बना दिया गया। और पूरी दुनिया, यूनाइटेड नेशन, सब ने देखते रह गया, इतना मार रहा है। मानवता जो है, ह्यूमैनिटी जिसकी हमने बात करते हैं, सब तार तार है ना। और बहुत ज़्यादा जो है ये घटना, अभी भी जंग जारी है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ तक बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट विषयों पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्या है? देखो इसमें करेक्ट आंसर हम लोगों ने टिक लगा लिया ना, पैलेस्टीन राइट आंसर। नेक्स्ट है कि अपनी 7वीं पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप को लॉन्च करने वाला कंपनी कौन है? तो बच्चों ये है गूगल। जो अभी जब से AI आया है तब से सबका चिपसेट बदल गया है। अब जो मोबाइल फ़ोन में चिप का प्रयोग होता है वो अब बदल गया है, अब जो है नई पीढ़ी का चिप आ रहा है। तो गूगल ने बच्चों अपना AI इंटेलिजेंस जो है चिप लॉन्च किया है और वो है 7वां जनरेशन। नेक्स्ट है ISSF विश्व कप लीमा 2025 पदक तालिका में शीर्ष पे कौन रहा है? तो जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन जो है उसने इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। और ये कब कहाँ हुआ है बच्चों? लीमा में। लीमा कहाँ पड़ता है? पेरू में। लीमा कहाँ पड़ता है? पेरू में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला जो देश है वह देश है वन एंड वनली चाइना। दूसरा सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला है और ये तीसरा सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला है।
तो सबसे ज्यादा पूछ रहे थे, क्या बोलेंगे इसमें? चाइना हो जाएगा। सबसे ज्यादा पदक किसने जीता बच्चों यहाँ पे? चाइना हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखोगे। चलिए, यहाँ तक चीजें क्लियर रहेगा, है ना? ओके गाइस, आइए जल्दी बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों पे। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन शायद आ भी गया। अच्छा, ये हो तो गया। इसमें पहला नंबर पे चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है बच्चों कि दो लोगों का नाम बताना है। ठीक है, एक नाम लिखा हुआ है और एक और नाम बताना है जिसको लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। बच्चों, ये स्पोर्ट्स के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इतना बड़ा कि आज तक भारत में किसी को नहीं मिला है। तो ये जो सिमोन बाइल्स है बच्चों, ये अमेरिका की हैं, अमेरिकी हैं, अमेरिकन एथलीट हैं। और दूसरा जो नाम है बच्चों वो है आर्मन डुप्लैंटिस। आर्मन डुप्लैंटिस जो बच्चों, ये स्वीडन की हैं, स्वीडन के हैं। तो ये दोनों एथलीट हैं जिन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है उससे यहाँ पे सम्मानित किया गया है। और यह जो है सम्मान इन्हें यहाँ पे प्राप्त हुआ है। भारत से आज तक किसी को नहीं प्राप्त हुआ बच्चों ये, इस चीज को यहाँ पे देखोगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं भाई। अगला है हमारा हमारी शक्ति हमारा ग्रह। विषय पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? भाई पृथ्वी दिवस मनता है 22 अप्रैल को, हर साल मनता है, इस वर्ष भी मना है। पृथ्वी दिवस कब मना है बच्चों? यहाँ पे 22 अप्रैल को। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखोगे। और ये शुरुआत कब हुआ था? तो बेसिकली हुआ ये था कि बच्चों, एक ईयर वाज 1969 जो है, इसमें यूनाइटेड नेशंस ने, यूएन ने पृथ्वी सम्मेलन किया था, पृथ्वी सम्मेलन किया था। तो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, अर्थ कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में यह दिवस मनता है। ठीक है, और ये दिवस प्रारंभ कब से हुआ है? पृथ्वी दिवस मनेगा बच्चों, ये दिवस जो है 1970 से प्रारंभ हुआ है, हर साल मनता है 1970 से प्रारंभ। ठीक है, इस दिन हम लोग थोड़ा सा अच्छा अच्छा बात करते हैं कि पृथ्वी को सुरक्षित रखना है, पृथ्वी पे हमें संसाधनों का उचित उपयोग करने डॉल। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दिमाग खराब कर रखा है ये नेटवर्क। छज्जा पे चढ़ जाओ, छत उत नहीं है कहीं पे, उस पे चढ़ जाओ। अगर नहीं सिलेक्शन होगा तो अपने बाल बच्चा को क्या सुनाओगे कि हम इसलिए सिलेक्शन नहीं ले पाए थे क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क अच्छा नहीं था। लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। पेड़ उड़ नहीं है, उस पे चढ़ जाओ, उस पे अच्छा टावर आता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन टावर के चलते तुम्हारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, है ना? तुम्हारा जो है ये नहीं होना चाहिए भविष्य में कि हाँ हमारा जो है पढ़ाई, ये सब नहीं, पढ़ाई जारी होनी चाहिए, एकदम रेगुलर होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 22 अप्रैल का वेट है। हाँ बिल्कुल 22 अप्रैल का, 22 अप्रैल जब आएगा तो उस दिन अच्छा से एक स्टेटस हम लोग लगा देंगे मस्त वाला कि भाई पृथ्वी को सुरक्षित रखो, पृथ्वी है तो हमें इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को के ग्लोबल एजुकेशन, बच्चों यूनेस्को के ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत देशों के पास स्कूलों में भोजन और पेय पदार्थों को विनियमित करने वाले कानून या मानक हैं? दुनिया में बच्चों कितने ऐसे देश हैं जहाँ पे बच्चों को विद्यालय में भोजन वोजन देने के लिए जो है व्यवस्थाएं किया गया है? तो इसको लेकर के जो है इसको ध्यान रखोगे। तो बच्चों राइट आंसर इज 60%। दुनिया के कितने प्रतिशत देशों में ऐसा कानून है? तो 60% देशों के पास जो है ऐसा कानून यहाँ पे है। ठीक है, 60% देशों के पास बच्चों इस प्रकार का कानून है, इंक्लूडिंग इंडिया। क्या भारत के पास ऐसा कानून है? ठीक है, तो इसमें भी अगर आप नंबर बोलना चाहोगे तो ये हो जाएगा कि आउट ऑफ 187, 187 में से 93 देश के पास ऐसा कानून है। ऐसा कानून 93 देश के पास है बच्चों। भारत में तो है ही, भारत में नहीं है। भारत में जो है हमारे यहाँ कार्यक्रम है भाई, पीएम पोषण। इसमें बच्चा लोग जो है क्लास अगर 1 से 8 तक पढ़ता है तो भोजन वोजन मिलेगा इनको, क्लास 1 से लेके 8th तक। और बहुत अच्छी योजना है ये, मुझे बहुत पसंद है ये योजना। इसमें बच्चों को जो है अच्छा खाना जो है प्राप्त हो पाता है, इसको यहाँ पे ध्यान रखोगे। और ये खाना इतना अच्छा है कि अगर कोई बच्चा अगर इसको खा ले और थोड़ी मेहनत कर ले तो मतलब इतिहास रच सकता है वो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, इसको ध्यान रखोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है कि 23 अप्रैल को खोमजोम दिवस मनाया गया था। ऐतिहासिक एंग्लो मणिपुर युद्ध के उपलक्ष्य में ये मनता है, हर साल मनता है। तो ये एंग्लो मणिपुर युद्ध कब हुआ है? तो बच्चों अंग्रेजों और मणिपुर के मध्य जो युद्ध हुआ था, ये ईयर वाज 1891। तो हर वर्ष कौन सा दिवस बनता है? खोमजोम दिवस। नाम क्या है?
खोमजोम दिवस। और ये खोमजोम दिवस जो बच्चों, इसको लेकर के आपको यहाँ पे जानकारी रखना होगा, ठीक है। तो ईयर क्या हो जाएगा, 1891। तो ये सारी बातें ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है कि सरकार ने भारत को 2 शिनकानसेन ट्रेन सेट देने का काम किया है। ये 2 ट्रेन जो है कौन दिया है, तो जो शिनकानसेन ट्रेन जो है ये चलता है जापान में, और ये ट्रेन किसको मिला है, भारत को। क्यों मिला है, क्योंकि आपको ज्ञात है बच्चों, भारत में चलने वाला है बुलेट ट्रेन, और ये बुलेट ट्रेन ही है ना। बुलेट ट्रेन जो अभी चलने वाला है मुंबई से अहमदाबाद, तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो ये प्रोजेक्ट बन रहा है, ये उसमें चलने के लिए बन रहा है, उसमें जो है इस ट्रेन को चलाया जाएगा। तो बच्चों ये शिनकानसेन ट्रेन जो एकदम फास्टेस्ट, बहुत तेज चलने वाली ट्रेनें हैं, और ये भारत को प्राप्त होगा। 2 ट्रेन, E3 E5। कौन सा ट्रेन है बच्चों यहाँ पे, E3 E5 जो है। इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखोगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखोगे। खोमजोम जो है वो जगह है, जगह का नाम है, स्थान का नाम है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखोगे। और संजू राणा बोल रहे हैं कि सर इस क्लास में सिर्फ MCQ कराया जाएगा क्या। आप आराम से लेक्चर नंबर 1 देखो, फिर हमें आके ये सवाल पूछ लेना, ओके। आप लेक्चर नंबर 1 जो पहला जो हमारा ओरिएंटेशन क्लास है उसे जरूर देखिए, उसके बाद आकर पूछना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, बच्चों इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च जो कोझिकोड में बच्चों, तो इस संस्थान के द्वारा जो है अभी हाल ही में एक नया किस्म डेवलप हुआ है, और उस किस्म का नाम है सूर्या। तो पूछ रहे हैं किसका नया किस्म है, वो जो ये है सूर्या जो है हल्दी का। और अभी आपको ये भी हम लोगों ने चर्चा किया था, हल्दी बोर्ड बना है ना। वो जो हल्दी बोर्ड कहाँ बना है, ये क्वेश्चन भी BPSC और सब परीक्षा में खूब पूछा है। तो वो जो ये हल्दी बोर्ड बना है निजामाबाद में, निजामाबाद में बना है, निजामाबाद तेलंगाना में, निजामाबाद तेलंगाना में, ठीक है। तो हल्दी का एक यहाँ पे नया प्रकार जो है वो बना है, और ये कहाँ किसने बना है बच्चों, तो ये जो है अभी कोझिकोड में स्थित जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसको लेकर के यहाँ पे बना है। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर है। आरती कुमारी का सवाल है, सर 72वीं PT का तैयारी कैसे करें सर। बाबू ये वाला वीडियो जो है यूट्यूब पे हमारे बहुत सारे दोस्त लोग बनाया हुआ है, उसको एक बार वीडियो देख लीजिए, एकदम वैसे ही तैयारी करना है। यूट्यूब पे जाइए, आप वहाँ लिखिएगा कि 72वीं BPSC की तैयारी कैसे करें। अभी लेकिन अभी मत लिखिए, अभी मत लिखिए। अभी कितना मार्च चल रहा है, अप्रैल मई, मई में सर्च करिएगा, या जून में भी सर्च कर सकते हैं। जून में जैसे तो तुरंत जुलाई में पेपर हो जाएगा, जून में सर्च करिएगा कि 72वीं BPSC की तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो ये सवाल जो है, ताकि क्या होगा, जून में करेंगे जुलाई में पेपर है, तो शॉर्टकट बता देगा लोग, तुरंत निकल जाएगा। कितना अच्छा सवाल है, 72वीं की तैयारी कैसे करें। क्लास कौन सी है, करेंट अफेयर्स की। बैच इज डेडिकेटेड फॉर 72nd BPSC। मतलब मन करता है पूछ दो टीचर को जो मन में आए, है ना। सर जी कोर्स नहीं लिए हैं अभी तक, तो ना अब ये सब हम क्या बोले तुम लोगों को। चलो, ये अगर हम अब इसमें हम क्या बोले तुमको, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत वैलिड है, लेकिन हम कह रहे हैं अभी मत ये सब सोचो, कि जून में सोचना, जुलाई में, अच्छा फॉर्म जब आएगा तब सोचना, तो क्या दिक्कत है, लोट लेट थोड़ी हुआ है, इसमें क्या है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखोगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हें पहचानते हैं आप लोग, नाम क्या है बच्चों इनका, स्मृति मंदाना। नाम क्या है इनका, स्मृति मंदाना। तो अभी अभी से जैसे होता क्या है ना कि बिल्कुल सर 71 पढ़े हैं बट 72 देंगे, नहीं जैसे अभी से सब लोड कितना लीजिएगा, अभी से बहुत लोड हो जाएगा, अभी नहीं, जून जुलाई में सोचिएगा, अभी बहुत दिन है, जाने दो इसको। चलिए आगे जो है उसको हम लोग यहाँ देखते हैं बच्चों। प्रश्न क्या है वो देखोगे, कि सवाल है बच्चों आपसे कि 2 नाम बताना है। एक है स्मृति मंदाना, नाम लिखा हुआ है, और दूसरा नाम बताना है जिनको विजडन क्रिकेटर्स आल्मनेक जो है अवार्ड में के लिए चुना गया है। एक तो महिला वर्ग में ये हो गई, पुरुष वर्ग में कौन है, तो जो पुरुष वर्ग में यहाँ पे है जसप्रीत बुमराह। नाम क्या हो जाएगा इसमें, जसप्रीत बुमराह। तो दोनों नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नाम क्या है इसमें, जसप्रीत बुमराह। नाम क्या बच्चों यहाँ पे, जसप्रीत बुमराह। तो ये 2 प्लेयर्स हैं, दोनों इंडियन प्लेयर हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। और ये जो खिताब जो है वो किसके द्वारा, ICC द्वारा।
ये किसके द्वारा? तो आईसीसी द्वारा। बहुत कम ही ऐसा होता है कि महिला पुरुष दोनों एक ही देश का हो, परंतु यहाँ पे एक ही देश के हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने औपचारिक रूप से किस देश को परसोना नॉन ग्राटा, परसोना नॉन ग्राटा जो है यह नोट सौंप दिया है? तो जो परसोना नॉन ग्राटा जो ये नोट है, ये बेसिकली नोट क्या होता है कि किसी देश का, किसी देश जो है उस देश को अगर आप उसकी जो आ, उसको अगर आप डिप्लोमेटिक तरीके से जो है उसका विरोध करना चाहते हो, तब यह जो है सौंपा जाता है। तो ये पाकिस्तान को सौंपा गया है। तो जो आपको ध्यान होगा 22 अप्रैल, 22 अप्रैल ये वो तारीख है जब पहलगाम अटैक हुआ था। अब तो 1 वर्ष होने को चला। पहलगाम जो है वो हमला हुआ था, पहलगाम हमला हुआ था। तो वो जो पहलगाम हमला जो हुआ था, उस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के दूतावास को परसोना नॉन ग्राटा नोट सौंपा था। इस नोट को सौंपे जाने का मतलब होता है कि भारत में स्थित जो पाकिस्तानी दूतावास है उसको, उसमें उसको खाली कर दो, या उसमें जो संख्या है कर्मचारियों की उसकी संख्या को घटा लो। तो एक तरह से ये विरोध करने का तरीका होता है, ठीक है। तो ये विरोध करने का जो तरीका है, तो ये परसोना नॉन ग्राटा नोट किसको थमाया गया था बच्चों? पाकिस्तान को। अगला सवाल है कि थीम लिखा हुआ है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव हो के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक, वो जो टीकाकरण सप्ताह जो है ये 24 से लेकर के 30 अप्रैल तक जो है वो चला है। कब से कब तक चला है? 24 से लेकर के बच्चों 30 अप्रैल तक जो है यहाँ पे चला है। टीकाकरण बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, जो बहुत सारा जो है ये आवश्यक होता है। और आपको ध्यान होगा कि हम लोगों को बचपन में लगभग 12 टीका जो है वो बचपन से लगता है। जब माँ के गर्भ में हम लोग होते हैं ना, तो उस समय से लेकर के 12 टीका लगता है अंडर 5 तक, 5 वर्ष तक जब तक पहुंच नहीं जाते हैं। अंडर 5 तक जब तक 5 वर्ष होता है तब तक 12 टीका लगभग लग जाता है, अंडर 5 5 वर्ष तक। और बहुत ज़रूरी होता है, अगर टीका समय पे नहीं लगेगा तो हम लोग जो है नॉर्मल नहीं रह पाएंगे, अब नॉर्मल हो जाएंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे भूमिका है, ठीक है। तो इसके लिए है, आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट हम लोग के सामने है कि हाल ही में किस राज्य के नामसाई में, किस राज्य के नामसाई में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसका शीर्षक है बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति। तो बच्चों ये बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति जो है, यह जो है यहाँ पे बच्चों ये अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे? नामसाई में इसका आयोजन हुआ है। सेंस कैसे याद रखोगे? आपको ये भी ध्यान होगा कि अरुणाचल प्रदेश में बच्चों एक मठ है जिसको बोलते हैं तवांग मठ कहते हैं। तो थोड़ा सा इससे भी सेंस आपको हो जाएगा। तो ये कहाँ पे पड़ता है? नामसाई में। नामसाई कहाँ पे भाई? तो नामसाई जो है ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और आपको ध्यान है बच्चे कि बौद्ध जो, ये जो बौद्ध धर्म है, इसका भले ही उदय भारत से हुआ है, लेकिन भारत के बाहर जो कई सारे देशों में यह बहुत ही बड़ा धर्म है। बहुत सारे लोग वहाँ पे इसको अपनाते हैं, जिसमें से कई सारे नाम हैं, जैसे म्यांमार है, कंबोडिया, भूटान, श्रीलंका। ये ऐसे देश है बच्चों जहाँ पे बड़ी संख्या में जो है वो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक स्प्रिंग 2025 गरीबी समानता रिपोर्ट के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करो। पहला कथन कि भारत ने पिछले 10 वर्षों में 17.10 करोड़ से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफलता पाया है। बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 18.4 था, जो कम होकर घटकर हो गया है 2.8% हो गया है। एकदम सत्य बात है। गरीबी भी ग्रामीण क्षेत्र में कितना है? 2.8। इसी अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में गरीबी 10.7% से घटकर 1.1% रह गया है। बच्चों इसमें तीनों बातें बिल्कुल सत्य है। एक चीज केवल आप नोट कर लेना, ये जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लिखा हुआ है, इंडिया जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से इतने सारे लोगों को अपलिफ्ट किया है, इसका डेफिनेशन क्या है? तो बच्चों एक्सट्रीम पॉवर्टी का डेफिनेशन है $3 पर डे। अगर कोई भी व्यक्ति $3 प्रतिदिन से कम कमाता हो तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंतर्गत आता है, अत्यधिक गरीब कहलाता है। $3 बोले तो अभी के समय में अराउंड लगभग 300 रुपया, 9×27 270 80 90 के आसपास। तो इतना ज्यादा जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या रहने वाला है? तो नेक्स्ट है कि फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण जो 2027 में होगा, ये किस देश के द्वारा होस्ट होगा? तो आपको याद है 2027 कहाँ पे? ब्राजील।
231 कहाँ पे? अमेरिका। 231 कहाँ पे? अमेरिका। 235 2035 कहाँ पे? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम में। हम लोग थोड़ी देर पहले भी पढ़े थे ना, कुछ सवाल पहले हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच जो है वो बेचा है? तो जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो है, ये 2022 में एक समझौता हुआ था, और उस समझौते के तहत बच्चों यह मिसाइल जो है भारत बेचता है। यह समझौता लगभग 375 मिलियन डॉलर का था, मिलियन का था, डॉलर था ये, हाँ रुपया नहीं। 375 मिलियन डॉलर का यह समझौता था, और यह डॉलर का जो समझौता हुआ था बच्चे, यह समझौता भारत ने किया था फिलीपींस के साथ, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। और अभी हाल में इसमें हमने आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हमने पढ़ाया है कि भारत ने एक और देश के साथ समझौता किया, उस देश का नाम है इंडोनेशिया। नाम क्या बच्चों उस देश का? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ भी भारत ने अभी ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसको बेचने के लिए समझौता किया है। ब्रह्मोस जो है भारत और किस देश को सप्लाई करेगा भाई? इंडोनेशिया को, अभी जस्ट समझौता हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये दो देश मिलके बनाता है। देशों का नाम क्या है? भारत, और दूसरा देश का नाम है बच्चों रूस। भारत का एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और रूस की एक नदी है जिसका नाम है मॉस्को। तो इन दोनों नामों को मिलाकर ही इसको कहा जाता है ब्रह्मोस। क्या बोलते हैं इसको? ब्रह्मोस कहते हैं, ठीक है। तो यह मिसाइल जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो अभी रिसेंट में किसने किया है? तो यहाँ पे रिसेंट में जो है वो है इंडोनेशिया, उसके साथ जो है भारत ने यह समझौता, यह डील यहाँ पे किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया का पहला 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क को लॉन्च किया है? बच्चों इस 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क को लॉन्च करने वाला देश है चाइना, यानी कि 10G जो है इसको किसने भी प्रयोग किया है बच्चों? तो यह है चाइना। हम लोग यहाँ पे अभी प्रयोग कर रहे हैं 5G, और भारत में 2030 तक आने वाला है 6G। भारत में 6G कब तक आएगा? अभी आप देखे होंगे कल परसों का न्यूज़पेपर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत जो है इसके लिए तैयारी कर रहा है ना। तो ये अभी बहुत समय है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन में 2025 में। बच्चों इस प्रश्न को मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, है ना, क्योंकि क्वेश्चन को बनाओगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे कर देना। एक्चुअली ये दूसरा मामला है, हमने पढ़ाया हुआ है, इसको ऐसे कर दे, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसने घोषित किया है? वो जो ये घोषणा हुआ है ओडिशा के द्वारा, यानी कि सिमलीपाल जो है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ओडिशा। बच्चों ओडिशा में 2 नेशनल पार्क है। ओडिशा में टोटल 2 नेशनल पार्क है, एक हो गया सिमलीपाल और दूसरा हो गया बच्चों भितरकनिका नेशनल पार्क। दूसरे नेशनल पार्क का नाम है भितरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है। भितरकनिका नेशनल पार्क। तो दोनों पार्क का नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। और ये कहाँ घोषणा हुआ है बच्चों? ये ओडिशा में। अगला सवाल है कि भारत ने अन्य किस देश के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 63,000 करोड़ का एक मेगा डील साइन किया है? 63,000 करोड़ जो है वो भारत उस देश को देगा। तो नाम क्या बच्चों? ये फ्रांस, और फ्रांस की कंपनी है दसॉल्ट एविएशन। नाम क्या बच्चों उसका? कंपनी का नाम है दसॉल्ट एविएशन, जो भारत को यह विमान यहाँ पे बेचने वाला है। और राफेल जब भी कहा जाएगा तो आपको फ्रांस ध्यान होगा, नहीं? राफेल विमान कहाँ का बच्चों? फ्रांस का है। अगला सवाल है कि किस भारतीय फिल्म निर्माता को सिनेमा में उनके योगदान के लिए फ्रांस ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक ऑफिसर डांस ला आर्ड्रे ड्रेस इस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वो जो फिल्म निर्माता है उनका नाम है पायल कपाड़िया, ठीक है। नाम क्या बच्चों इनका? पायल कपाड़िया जो है, उनको यह सम्मान जो है वो दिया गया। ये जो पुरस्कार का नाम लिखा हुआ है उल्टा पुल्टा, इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि ये इंग्लिश में नहीं है, ये बच्चों फ्रेंच वर्ड में लिखा हुआ है। और हम लोगों को इंग्लिश तक का तो ज्ञान है, फ्रेंच तक का नहीं है। फ्रेंच में हम लोग गड़बड़ा जाते हैं तो नाम इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं कि वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में कितने बॉल में सबसे कम उम्र में शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है और इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक हो गया है? तो बच्चों इन्होंने 35 बॉल में बनाया था। कितने बॉल में बनाया था बच्चों इन्होंने?
35 बॉल में बनाया था और 35 बॉल में 100 रन बना दिया था। कितना रन बनाया था? 100 रन। 13 वर्ष का। वैभव कितने वर्ष का? 13। अब तो 14 हो गए। और किस टीम से खेल रहे थे बच्चों ये? राजस्थान रॉयल्स। टीम इनका कौन सा था? राजस्थान रॉयल्स जो टीम है बच्चों, उससे खेल रहे थे। शॉर्ट में इसको कहते हैं आरआर। राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे थे। इनको 1.10 करोड़ में इनको जो है वो खरीदा गया था। ठीक है। तो 35 बॉल में यहाँ पे लगा दिया था शतक। एशियाई योगासन खेल प्रतियोगिता जो दिल्ली में आयोजित हुआ था, शीर्ष पे कौन सा देश रहा है? तो मुझे योगासन के मामले में पहला नंबर तो ऑब्वियसली भारत ही रहेगा, दूसरा में जापान ही रहेगा, तीसरा में मंगोलिया ही रहेगा। तो योगासन खेल प्रतियोगिता जो दिल्ली में हुआ था, इसमें भारत पहले नंबर पे। नेक्स्ट है कि कनाडा में दोबारा प्रधानमंत्री कौन बन गया है? मार्क कार्नी बन गए हैं, लिबरल पार्टी। कल हम लोग बात किए थे ना, वही लिबरल पार्टी जो इनकी पार्टी का नाम है। और मार्क कार्नी जो है वो वहाँ के पीएम बने हैं दोबारा। वे भारत की यात्रा पे भी आए थे। नेक्स्ट है बच्चों कि 2100 करोड़ रुपए की लागत से भारत की पहली पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क परियोजना को मंजूरी मिला है। ये कहाँ पे लगने वाला है बच्चों? पहली परियोजना को मंजूरी मिला है, ये लगेगा मध्य प्रदेश में धार में। कहाँ लगेगा बच्चों? मध्य प्रदेश में धार में। मित्र जो पहली मित्र टेक्सटाइल पार्क जो है, ये 7 राज्यों में लगेगा। कितने राज्य में इसमें प्रस्तावित है? 7 राज्य। तो 7 राज्य में हर राज्य में एक एक पार्क बनेगा। और यह पार्क जो है बच्चों अभी पहली बार यहाँ पे स्थापित हो चुका है। और पहली बार कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो मध्य प्रदेश के धार में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है। अन्य राज्य कौन कौन से हैं उसको भी एक बार देख लिया जाए क्या? अन्य जो 7 राज्य होंगे, जैसे एक तो हो गया मध्य प्रदेश, एक हो गया एमपी, दूसरा हो गया बच्चों यहाँ पे महाराष्ट्र, उसके बाद है महाराष्ट्र के बाद है कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो पीएम मित्र पार्क कितने होंगे? 7। तो कितना? 2 4 6। तेलंगाना, इसके अलावा एक और इसमें कौन बच रहा है? तो इसमें जो है कौन बच रहा है इसमें? तो इसमें जो है एक और बच जाएगा। जो है ना, इसमें से जैसे और जो नाम है बच्चों, उसमें से नाम हमारा है, में से जो नाम हो जाएगा राज्यों का, तो इसमें से जो नाम है बच्चों, ये तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, गुजरात बचा हुआ है। गुजरात बचा हुआ है। ठीक है। एक इसमें है गुजरात। और एक और राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश, यूपी। तो एक नाम इसमें एक्स्ट्रा लिखा गया है, वो कौन सा है देखो तो। एक नाम इसमें जो है वो है एक्स्ट्रा, और वह नाम है आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश नहीं होगा, तेलंगाना इज राइट। आंध्र प्रदेश नहीं होगा बच्चे यहाँ पे, थोड़ा सा इसको ध्यान रखोगे। ठीक है। आंध्र प्रदेश यहाँ पे नहीं रहने वाला है। इसमें एक हो गया, 2 3 4 5 6 और 7। तो भारत में टोटल कितने पीएम मित्र पार्क बनेंगे भाई? तो टोटल पीएम मित्र पार्क बनेंगे 7। और पीएम मित्र पार्क बिहार में बनेगा? तो यही सवाल पूछा गया था जो हमारे बिहार में बेगूसराय के सांसद हैं गिरिराज सिंह से। उन्होंने कहा कि भड़क गए है ना, मतलब मीडिया वाले क्या क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग ये सब। बस वो बिहार में नहीं है। टोटल कितने पार्क है यहाँ पे? 7। तो बिहार में है क्या? ना, बिहार में ना है, बिहार में नहीं है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि पीएम मित्र पार्क जो स्कीम है, ये कब इसकी घोषणा हुई थी? तो बच्चों 2021 ये पूछा गया सवाल है, 2021-22 में इसकी घोषणा हुई है। और यह जो कार्यक्रम है 2027-28 तक के लिए है। मतलब इसका जो टेन्योर है वो है 2027-28 तक के लिए, है ना।
पीएम मित्र पार्क। तो इस ये जानकारी आप जरूर रखना। और लगभग इसका जो बजट था बच्चों वो है 4445 करोड़। 4445 करोड़ जो है वो इसके लिए बजट का अलॉटमेंट हुआ है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहने वाला है बच्चों, अगला है कि किस रोग की जांच के लिए अपनी पहली मेड इन इंडिया ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस एचपीवी टेस्ट किट को लॉन्च किया गया है। बच्चों ये जो टेस्ट किट होता है ना, ये क्या करता है, सर्वाइकल कैंसर या जिसको हम लोग कहते हैं गर्भाशय कैंसर, ये उसकी जांच करता है। जो गर्भाशय कैंसर है बच्चों उसकी जांच करता है। और इसमें नियम होता है, आपको ज्ञात होगा कि भारत सरकार ने 14 वर्ष की जो लड़कियां हैं उनको अभी टीका लगाने का भी इसका काम किया है। ध्यान है, जो लड़कियां 14 वर्ष की जिनका अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है, उन लड़कियों के लिए जो बच्चों अभी सरकार ने टीका लगाने की भी बात करी है। और ये टेस्ट किट जो है इसको भारत ने भी इंडिजिनसली यहाँ पे डेवलप किया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो है ये घोषणा यहाँ पे भारत का हुआ है, ठीक है। और इसको किसने बनाया बच्चों, तो गोवा की एक संस्था है उसके द्वारा डेवलप किया गया। इसको बोलते हैं मोल बाओ इंस्टीट्यूट, संस्था का नाम है मोल बाओ। एक गोवा की संस्था है उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है, उसके द्वारा जो है ये टेस्ट किट बनाया गया है तो सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए। और आगे प्रश्न बढ़ेंगे इसमें कि हाल ही में किसको देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी से सम्मानित किया गया है। तो बच्चों यहाँ पे ना मोदी जी को भी सम्मानित किया गया था लेकिन 2025 में नहीं। तो ये सम्मान फिलहाल मिला है, गलती से फोटो लगी है, ये मिला है मधुसूदन साई को। ये बच्चों आध्यात्मिक नेता है, ये स्पिरिचुअल लीडर है, आध्यात्मिक नेता है और उन्हें यह सम्मान यहाँ पे दिया गया है। स्पिरिचुअल लीडर जो है वो है और उन्हें यह सम्मान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है। वो जो दुनिया में सबसे ज्यादा जो सेना पे खर्च करने वाला देश है उसकी रैंकिंग आई है और उसमें प्रथम स्थान पे जो देश है वह है चाइना, अमेरिका, चाइना कह रहा हूँ। दुनिया में सेना पे सबसे ज्यादा पैसे कौन खर्च करता है, भाई चीन करता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पैसे कौन खर्च कर रहा है, चीन कर रहा है, इसको यहाँ पे ध्यान रखोगे। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा कौन खर्च करता है बच्चों, यहाँ पे तो अमेरिका जो है सबसे ज्यादा खर्च करता है। दूसरा नंबर पे चीन हो जाएगा, तीसरा नंबर पे रसिया हो जाएगा और चौथे स्थान पे भारत हो जाएगा सेना पे सर्वाधिक खर्च करना। चौथे स्थान पे कौन सा देश है, यहाँ पे भारत है। और तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना होगा। सैन्य खर्च जो है सबसे ज्यादा, तो पहला नंबर पे कौन है यहाँ पे, तो पहला नंबर पे बच्चों अमेरिका, ऑब्वियसली अमेरिका पहला पे ही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट क्षेत्र में खोजी गई मछली की दो नई प्रजातियों का नाम क्या है। वो जो एक का नाम है लेबिया उरू, दूसरे का नाम है लेबियो चैकिदा। ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की स्थापना कहाँ पे हुई है। जो ये कालपक्कम में हुआ है और कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में। भारत का सबसे बड़ा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और किसके सहयोग से, तो बच्चों लिख लेना रूस के सहयोग से। रूस के सहयोग से जो है विद द कॉपरेशन ऑफ रशिया, इसके कॉपरेशन से एस्टैब्लिश हो रहा है ये, तो रूस के सहयोग से। आगे सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन अटलांटा क्या है। बच्चों ये अटलांटिक ओशियन जो हमारा है या हिंद महासागर और लाल सागर जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से जो जहाज गुजरते हैं उस जहाज को हैती जो जो एक आतंकी संगठन है हैती, वो इसको क्या करता है, जहाज को कब्जा कर लेता है। तो यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपीय यूनियन या यूरोपियन यूनियन की जो नेवी है उसने एक ऑपरेशन चलाया है ताकि रेड सी और जो इंडियन ओशन है उस क्षेत्र से जो हमारे जो व्यापारिक जहाज हैं उसको सुरक्षित गुजारा जा सके। तो सोमालिया के जो डाकू है, ये हैती लोग हैं या सोमालिया के जो डाकू हैं, उनसे बचाव के लिए जो बच्चों ये ऑपरेशन यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने चलाया है। हाल ही में खबरों में रहने वाला क्रूड्सफेल्ड जैकॉब रोग मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है। बच्चों ये हमारे ब्रेन को प्रभावित करता है और कई लाख लोगों में एक आध आदमी को इस तरह के रोग होते हैं, पिछले दिनों खबरों में था ये।
नेक्स्ट है, हाल ही में इटालियन जल विद्युत परियोजना किन दो नदियों पर बांध बनाने का प्रस्ताव रखता है? तो बच्चों ये दो नदियों पे बांध बनाएगा, टेंगोन नदी और द्री नदी। इस परियोजना को जो है वो केंद्र सरकार ने मंजूरी दिया है, इसलिए ये खबरों में था। और बच्चों ये दोनों नदियां कहाँ पे पड़ती हैं? तो ये दोनों नदियां हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र नहीं, अरुणाचल प्रदेश की। और आपको ज्ञात है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो सामरिक दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट है, स्टेलर मॉडल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, यह मॉडल क्या है? तो बच्चों यह मॉडल जो है एक एकीकृत बिजली उत्पादन, पारेषण और भंडारण परियोजना है। और ये स्टेलर मॉडल जो बच्चों ये इंडिजिनसली डेवलप किया गया है, और इस मॉडल को जो है स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, स्वदेशी रूप से स्वदेशी विकसित किया गया है। और इसको जो है विद्युत मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, विद्युत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और विद्युत मंत्री का नाम क्या है बच्चों? तो आप सबको ध्यान है, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जो है, तो उनके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो बिजली का आपूर्ति और उसकी पूरी व्यवस्था को यहाँ पे उसको देखेगा, एक सॉफ्टवेयर है। तो स्टेलर मॉडल को किसने लॉन्च किया भाई? स्टेलर मॉडल को सर बिहार, करंट अफेयर्स में बिहार का करंट अफेयर्स बहुत कम है। अच्छा बात है ना, ये लक्ष्मण जी का कहना है ना, लक्ष्मण जी का कहना जो है वो आप लोगों के सामने है। तो देखिए, क्वेश्चन तो बिहार का बहुत कम दिया भाई मैंने, ये तो बड़ा अन्यायपूर्ण बात हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इस अन्याय को तुम सहने की शक्ति दे ईश्वर तुम्हें। आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में रेपो रेट में कटौती किया है। अब ये रेपो रेट का क्या ही बात किया जाए, छोड़ो, इसमें लिख लेते हैं फरवरी 2026 वाला। फरवरी 2026 कितना रेपो रेट है? 5.25%, 5.25%। ठीक है, तो यही वाला याद रखोगे, 5.52%। नेक्स्ट है कि हाल में एक अध्ययन के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग हैं विटामिन डी से की कमी से ग्रसित हैं? वो जो भारत में लगभग 20% लोग ऐसे हैं जिनको विटामिन डी का कमी है। आप में से भी बड़ी संख्या में लोग होंगे विटामिन डी से जिनकी कमी होगी। तो विटामिन डी जो है बच्चों ये हमारे लिए, हमारी जो इम्यून सिस्टम जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है ना, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। बिहार करंट अफेयर्स भाई हम अलग से करवाएंगे, पता है कि नहीं तुम लोगों को? तुम लोग लेक्चर नंबर 1 देखते ही नहीं हो, बस ऐसे ही आ जाते हो क्लास में। बिहार करंट का अलग क्लास करवाएंगे, हर साल करवाते हैं, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आया है, इस बार भी नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेना। तो अभी कोर्स शुरू हुआ है भाई, तुम पढ़ना तो शुरू करो। तुम्हें कोई हल्का टीचर लग रहा हूँ क्या मैं? अच्छा, मैं तामझाम फालतू बातें नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है? मैं आपको काम करके दिखाने वाला हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है ऐसे ही टाइम पास कर देंगे? ये कोर्स तुम्हारे लिए भले सामान्य कोर्स होगा, मेरे लिए सामान्य कोर्स नहीं है। मेरे लिए है कि मैं अक्षर से सारे क्वेश्चन इस क्लास से लड़ाना चाहता हूँ। हमारे ये दिल्ली इच्छा है, दिल से मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, दिल से चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन इस कोर्स से हो। तो मैं अपना बेस्ट देना चाहूँगा ना, तुम बस साथ दो और अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखो ताकि जो पढ़ाया जाए उसको डाइजेस्ट कर पाओ, बस टेंशन नहीं लेना है। आगे प्रश्न पे आते हैं कि हाल ही में भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा बन गया है? बच्चों डीप वाटर वर्ड क्या यूज हुआ है? डीप वाटर। देखो आमतौर पे जो बंदरगाह होते हैं, पोर्ट होता है, वो होता है तट के किनारे। तो आपको पता है तट के क्षेत्र में जैसे जैसे जाओगे गहराई समुद्र की कम होती है। तो जो भारत में डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट था ही नहीं, पहली बार डीप वाटर जो है वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना है। और यह पोर्ट बना है बच्चों, इसका नाम है विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय सी पोर्ट। और यह पोर्ट जो है ये पड़ता है तिरुवनंतपुरम से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे। और निश्चित तौर पे आप ध्यान में आ गया होगा कि यह पोर्ट जो बच्चों केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, तो भारत का पहली बार ऐसा कोई पोर्ट बना है जो डीप वाटर में है। इसमें लाभ ये होता है कि जो बड़े बड़े जो कंटेनर वाला जहाज होता है, जो समुद्री जहाज होता है जिसमें हजारों कंटेनर लोड है, वो जहाज भी अब भारत पहुंच सकता है। पहले हम लोगों के पास जब डीप वाटर पोर्ट नहीं हुआ करता था, तो भारत का जो जहाज था वो पहुंचता था कोलंबो, भारत का जहाज पहुंचता था सिंगापुर, भारत का जहाज पहुंचता था दुबई। तो अब जो है बड़े जहाज भारत डायरेक्ट भारत पहुंच जाएगा।
जो ये पोर्ट जो है वो अभी बन के तैयार हुआ है विझिंजाम में, और बहुत इसमें ट्रिपल पी मोड पे बना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। अडानी जो कंपनी है उन्होंने भी इसमें ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट किया है अडानी पोर्ट के द्वारा। लगभग इसमें 8900 करोड़ का निवेश हुआ है। इतना करोड़ का निवेश जो है वो हुआ है, इन्वेस्टमेंट। तो बहुत महत्वपूर्ण जो है, एक ये प्रश्न भी है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी है। नेक्स्ट होगा कि राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों को किस रूप में वित्तीय सहायता देती है। वो जो केंद्र सरकार जो है राज्यों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण देती है, और इसकी सीमा भी रखा गया है। इसकी सीमा लगभग है 1 लाख करोड़ रुपया। इतना रुपया जो है सरकार निःशुल्क जो है ब्याज मुक्त तरीके से उन्हें प्रदान करने का काम करती है। आगे सवाल है बच्चों कि हाल ही में चर्चा में रहने वाला कवच 5.0 प्रणाली, ये बेसिकली एक सुरक्षा प्रणाली है। यह जो है एक सुरक्षा प्रणाली है। तो यह प्रणाली, इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो जो मुंबई की उपनगरीय जो ट्रेन है उसकी सेवाओं को बढ़ाना, उसकी सेवाओं को क्या करना है? टू एनहांस द मुंबई सब अर्बन ट्रेन सर्विसेज। तो जो मुंबई में हर दिन कई 4, 5, 8, 10 लोग जो हैं वो ट्रेन से केवल गिर के मर जाते हैं मुंबई में ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि उसमें आपको चढ़ना और उतरना नहीं पड़ता है, बस ऐसे खड़ा रहना पड़ता है, धक्का मार के खुद चढ़ाएंगे खुद उतार देंगे। तो उसमें कई सारे लोगों का डेथ होता है। तो उसकी पिछले दिनों कई सारे लोगों का डेथ हुआ था, तो उस समय रेलवे ने यह जो है घोषणा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में चर्चा में रहने वाला लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव को किसने विकसित किया है? मुझे ग्लाइड बम है गौरव, और इसको विकसित करने का काम किया गया है डीआरडीओ द्वारा। इसके द्वारा बच्चों? डीआरडीओ द्वारा। गौरव जो है, गौरव जो है बच्चों ये इसकी जो विथ विंग्स है, ये क्या है? विथ विंग्स। इसमें पंख लगा हुआ है, इसमें पंख लगा हुआ है, मतलब पंख के साथ है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये जो है 1000 kg विस्फोटक अपने साथ ले जा सकता है। 1000 kg जो है इसकी पेलोड कैपेसिटी है। पेलोड क्षमता जो है इसका कितने का है भाई? 1000 kg। इतना तक दे दो, इसे उठा के ले जाएगा, फट जाएगा जहां बोलोगे। इसका नाम क्या बच्चों? यहाँ पे गौरव। और इसी तरह का बच्चों एक और टेस्ट हुआ है, उसको लोगों ने ध्यान नहीं दिया। एक और है गौतम, उसको कोई नहीं पढ़ता है ना पढ़ाता है ना एग्जाम में पूछ रहा है। तो ये है विदाउट विंग्स, इसमें विंग्स नहीं होता है। दोनों अभी डीआरडीओ ने ही विकसित किया है। यह है विदाउट विंग्स, पंख के बिना। लिख दे क्या इसे? पंख के बिना, पंख के बिना, ठीक है। तो ये जो विथ विंग्स और विदाउट विंग्स वाला है, ये है 500 kg का बच्चों, 500 kg, ठीक है। इसकी जो क्षमता है 500 किलोग्राम, तो 500 kg का क्षमता। इसका नाम क्या है बच्चों? गौतम। इसका नाम क्या है? गौरव। ये दोनों जो है अभी इसको टेस्ट किया गया है यहाँ पे। आगे क्वेश्चन होगा कि सीपीसीबी ब्लू वॉशिंग शब्द का उपयोग हाल ही में किया है, ये किसके पुनर्वर्गीकरण के लिए है? जो सीपीसीबी मतलब फुल फॉर्म लिख लेना, इसको बोलते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वापिस से रिपीट कर देता हूँ, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो उसने एक नया टर्म यूज किया है, ब्लू वॉशिंग। ब्लू वॉशिंग किसके लिए है? वेस्ट टू एनर्जी इंस्क्रेशन इन इंडस्ट्री शब्द का प्रयोग किसके? अपशिष्ट से ऊर्जा भस्मीकरण उद्योग के लिए वर्ड यूज किया जाएगा, ब्लू वॉशिंग। नया शब्द इन्होंने दिया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस शोध संस्थान ने सिकल सेल की प्रारंभिक जांच के लिए एक किफायती इलेक्ट्रोफ्लूडिक डिवाइस को विकसित किया है? बच्चों इसको विकसित करने वाली संस्था का नाम है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और बच्चों यह इंस्टीट्यूट जो है बेंगलोर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? बेंगलोर में जो है पड़ता है। तो नाम क्या है संस्था का बच्चों? यहाँ पे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और फिर नेक्स्ट है केरल के किस गांव में हाल ही में 2000 वर्ष पुराना मेगालिथिक अवशेष प्राप्त हुआ है? तो बच्चों ये जो है ये पड़ता है पलक्कड़ जिला में, गांव है बंडुका। पलक्कड़ जो है, पलक्कड़ जिला जो है वहां पड़ता है केरल में। और उसमें मेगालिथिक एज का लगभग 2000 वर्ष प्राचीन जो है वो अवशेष प्राप्त हुए हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 मनाया गया था, उसका थीम क्या था? जो उसका थीम था, अच्छा पूछ रहा है कि वो उसका थीम भी लिखा हुआ है, पूछ रहा है कि वो 2 मुख्य क्षेत्रों पे केंद्रित था,
टू मेन एरियाज जो है जिसपे फोकस था ये पूरा कैंपेन, वो कौन कौन सा है? तो जो ये दो था, मातृ स्वास्थ्य और नवजात शिशु देखभाल। तो इसमें क्या बोलेंगे? इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा बच्चों? इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहने वाला स्टार रेटिंग प्रणाली किस उद्देश्य से लाई गई है? तो बच्चों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि व्यापार को आसान बनाना। व्यापार जो है वो क्या हो जाएगा? आसान होगा। व्यापार करना, ट्रेड करना, निवेश करना आसान होगा। तो उसके लिए जो है बच्चों एक नया अभी प्रोविजंस लाए गए हैं जिसको नाम है स्टार रेटिंग प्रणाली। आगे है एक्ट ईस्ट नीति में थाईलैंड की भूमिका क्या है? तो जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इसको मोदी जी ने दिया है। किसने दिया है? मोदी जी ने। और 2014 में जब वो सत्ता में आए थे तब उन्होंने दिया था। इससे पहले हुआ करता था लुक ईस्ट पॉलिसी। इससे पहले कौन सी पॉलिसी थी बच्चों? यहाँ पे लुक ईस्ट पॉलिसी। तो लुक ईस्ट पॉलिसी अलग था, ये अलग है, ठीक है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी जो है इसको 1991 के आसपास पीवी नरसिम्हा राव ने दिया था। पीवी नरसिम्हा राव ने, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है कि थाईलैंड का क्या महत्व है? जो थाईलैंड बिम्स्टेक में भी और आसियान में भी दोनों का सदस्य है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि कच्चा तीवू द्वीप का मुद्दा क्या है? बच्चों कच्चा द्वीप द्वीप जो है ये 1974 में, ईयर वाज 1974, यह जो है श्रीलंका को सौंप दिया गया था। उस समय पीएम थी इंदिरा गांधी। उसमें पीएम कौन थी बच्चों? इंदिरा गांधी जो पीएम थी। और अभी हाल में क्या हुआ था कि जो भारत में विपक्षी दल, सॉरी सत्ता वाले जो दल है, उन्होंने श्रीलंका से जो है इसे भारत को लौटाने की मांग कर रहे थे कि भाई ये जो हमारा कच्चा तीवू जो द्वीप है, इधर श्रीलंका आपको दिखाई पड़ रहा है, इधर भारत है, तो इसको यही है कच्चा तीवू। 1974 में इसको श्रीलंका को एक समझौते के अंतर्गत, ऐसे नहीं, सौंप दिया गया था, उसको वापस लेने की मांग हो रही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क ने एक किया था। तो पूछ रहा है कि ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? जो ये कार्यक्रम जो है COP28 2023 में स्टार्ट हुआ था। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था बच्चों? ये दुबई से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? दुबई से। COP29 कहाँ पे हुआ है? तो ये 2024 में हुआ था। पिछले बार क्वेश्चन भी बीपीएससी ने पूछा है, बाकू में हुआ था। और बाकू अजरबैजान में। कहाँ पे हुआ था बच्चों? अजरबैजान में, ठीक है। और फिर इसी में अगर आपको पूछा जाए COP30 कहाँ पे, तो COP30 अभी पिछले साल हुआ है 2025 में। कहाँ पर हुआ है? बेलेम में। शहर का नाम है बेलेम। और ये पड़ता है बच्चों ब्राजील में। कहाँ पे है ये? ब्राजील में, ठीक है। तो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अभी इसके अंतर्गत जो पहली मान्यता भी प्राप्त हुई है म्यांमार को। अपने क्लास में भी वाईटी पे पढ़ाया भी था। पहला देश जिसको इसके अंतर्गत मान्यता मिला उसका नाम है म्यांमार। उसको अभी इसकी मान्यता दी गई है म्यांमार को। तो पूछ रहा है कब अनाउंस हुआ था? COP28 में हुआ था 2023 में। हाल ही में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 का विरोध क्यों किया जा रहा है? बच्चों बौद्ध भिक्षु मंदिर में पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। आपको ध्यान होगा कि वहाँ पे हिंदू और बौद्धिज्म दोनों का वो जो है आस्था का केंद्र है। तो उस पे जो है बौद्ध भिक्षु उसका पूरा नियंत्रण चाहते हैं। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा, ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ना, म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने चलाया था ऑपरेशन ब्रह्मा। उसके बाद है कि श्रीनिवास रामानुजन के बारे में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा 2025 में लॉन्च की गई नई पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो जो रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन जो है, इस पुस्तक को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। बच्चों 23 अप्रैल 2025 केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में क्या शामिल करने की घोषणा किया है? बच्चों ये होगा जातिगत जनगणना। यानी कि भारत में जो 2027 की जो जनगणना है, वो जनगणना कैसा होने वाला है? जाति आधारित होने वाला है। कैसा होने वाला बच्चे? यहाँ पे जाति आधारित, ठीक है। और इसका नाम हम लोग देते हैं, इस जनगणना का नाम है सामाजिक आर्थिक, इसको बोलते हैं सामाजिक आर्थिक, इसे नाम दिया जाता है बच्चों यहाँ पे सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना नाम क्या देते हैं? और शॉर्ट में इसको सोशल इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। राहुल गांधी की फोटो क्यों लगी है? भाई हर मंच पे जो है इसकी आवाज उठा रहे थे, तो
इनका तस्वीर यहाँ लग गया, भारत सरकार ने फैसला लिया है ये। नेक्स्ट है कि जम्मू और कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या किया है? तो बच्चों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने हमले की कड़ी निंदा किया, स्ट्रांगली कंडेम किया है और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए वैश्विक सहयोग का आग्रह किया है। तो यूएनएससी सबसे निकम्मी संस्था नहीं है दुनिया में। इतने बड़े बड़े वार हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े हमले हो रहे हैं, ये केवल निंदा कर रहा है, स्ट्रांगली कंडेम कर। अभी क्या करें तुम्हारी निंदा का हम। विश्व मलेरिया दिवस 2025 का थीम क्या है? बच्चों अभी जस्ट हम लोगों ने ये, इसका थीम क्या है कि मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, और थीम इसका क्या है कि पुनर्विकास, पुनर्कल्पना और पुनर्जीवन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान का लक्ष्य क्या है? तो जो खसरा रुबेला उन्मूलन करने वाला अभी हाल ही में एक देश बना है, उसका नाम है नेपाल। यहाँ से खसरा रुबेला जो है समाप्त हो चुका है, नाम याद रखोगे। तो भारत में कार्यक्रम चलाया गया जिसका लक्ष्य 2026 तक 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। तो राइट आंसर क्या करेंगे इसमें? बी। आगे बढ़ोगे कि नरेंद्र मोदी ने जेधा में दूसरी बार सऊदी अरब की वहां पे जाकर के वार्ता किया था, तो उस बैठक की सह अध्यक्षता किसने किया है? वो जो सऊदी के जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो वहाँ के पीएम है, उनके साथ जो उनकी ये वार्ता हुई है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे इसमें? बी। इनके साथ वहाँ पे वार्ता हुई बच्चों, तो वहाँ के जो पीएम थे उनके साथ जो है ये वार्ता यहाँ पे हुआ है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वहाँ के पीएम है। नेक्स्ट है कि मई 2025 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला। जो राकेश शर्मा जो है वो 1984 में गए थे। कहाँ गए थे बच्चों? ये अंतरिक्ष में गए थे, अंतरिक्ष स्टेशन में नहीं। तो अगर पूछेगा अंतरिक्ष में, स्पेस में जाने वाला पहला भारतीय कौन है, तो बोलोगे राकेश शर्मा। लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाला पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की सूची आई है, उसमें 100 में से कौन सा अस्पताल जो है उसमें से भारत का टॉप पे है? वो जो एम्स दिल्ली जो है उसको 97th रैंक मिला है। ठीक है, पहला पे जो है मेडिकल कॉलेज है एक ठो अमेरिका का। पहला पे कौन है? मेडिकल कॉलेज है। वहाँ लोग तो नाम सिंपल ना रखता है, ज़्यादा नाम लंबा नहीं रखता है, तो सिंपल रखता है मेडिकल। हम लोग के यहाँ नाम लंबा रहता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और बहुत बार रहता है कोई, वहाँ पे सिंपल नाम है। तो अमेरिका पहला नंबर पे। हमारा कौन सा हॉस्पिटल बेस्ट हॉस्पिटल में शामिल है भाई? एम्स दिल्ली। नेक्स्ट है एकीकृत पेंशन योजना कब से लागू होगा? भाई जब भी कोई नया चीज़ लागू होता है तो 1 अप्रैल से लागू होगा ये। उसके बाद किस जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में नामित किया गया है? वो जो नेशनल वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज कुल संख्या हो गया 111। अब इसकी संख्या को सरकार ने री एक्सप्लेन किया है, इसकी संख्या कुल हो गया है 111। तो नेशनल वाटरवेज 1 के रूप में किसको घोषित किया गया है? तो नेशनल वाटरवेज 1 जो होगा बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये होगा गंगा, भागीरथी, हुगली और नदी प्रणाली। ब्लू ऑरिजिन NH-31 फ्लाइट से कौन गया था घूमने के लिए? कैटी पेरी, अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, ये वाली याद है आपको? नेक्स्ट है कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 7वें संस्करण का मेजबानी कर रहा है? भाई बिहार ने किया है। बिहार के 5 शहर में, कितने शहर में बच्चों? 5 शहर में इसकी मेजबानी हुई थी। शहरों का नाम भी आपको ध्यान है, गया में हुआ, राजगीर में हुआ है ना, बेगूसराय में हुआ, बेगूसराय में हुआ, भागलपुर में हुआ, भागलपुर में हुआ और पटना में हुआ। कितने शहरों में हुआ है? 5 शहर में। ठीक है, शुभंकर क्या था? गज सिंह। शुभंकर क्या था भाई? गज सिंह। ठीक है, और आगे मई वाले में इसके बारे में विस्तार से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अगले में। बच्चों साइबर सुरक्षा के लिए क्यूनो लैब द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? बच्चों क्यूनो लैब जो है ये भारत की एक स्टार्टअप कंपनी है, और इस कंपनी ने पूरी दुनिया का पहला जो है साइबर सिक्योरिटी को लेकर के एक डेवलप किया जिसका नाम है क्यू शील्ड। नाम क्या दिया है इसका? क्यू शील्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो, वर्ल्ड फर्स्ट यूनिफाइड क्वांटम क्रिप्टोग्राफी प्लेटफॉर्म है, नाम उसका है क्यू शील्ड। आगे प्रश्न होगा बच्चों कि इंडियन सुपर लीग 2024-25 किसने जीत लिया है? बच्चों जैसे आईपीएल फुटबॉल में होता है, क्रिकेट में, उसी तरह से सुपर लीग किसमें है भाई? क्रिकेट में होता है। उसी तरह से सुपर लीग किसमें होता है?
तो ये जो है फुटबॉल में होता है। तो पूछ रहा है कि सुपर लीग का खिताब को यहाँ पे किसने जीत लिया है। तो बच्चों इस सुपर लीग का खिताब जो है उसको जीता गया है मोहन बगान जायंट के द्वारा। इसके द्वारा मोहन बगान जायंट के द्वारा। और हराया किसको है, बेंगलुरु एफसी जो है, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब जो है उसको यहाँ पे पराजित किया बच्चों। विजेता का नाम क्या बोलोगे, मोहन बगान सुपर जायंट। नेक्स्ट है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, सौरभ गांगुली को। लिख लोगे दूसरी बार, इनको जो है दूसरी बार जो है आईसीसी पुरुष कमेटी का जो है अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 2025 राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है। जो ट्रंप ने, आपको ध्यान होगा कि जो टैरिफ लगाया था, तो टैरिफ तो दुनिया के सभी देशों पे लगा दिया था। फिर उसने बोला कि 90 दिनों का हम समय देते हैं, आप अपनी नीतियों को ठीक कर लो ताकि हम टैरिफ नहीं लगाएं। लेकिन बोला एक देश को छोड़ करके, और वह देश कौन सा था बच्चे, चीन। चीन को छोड़कर बाकी सब देश को राहत दिया था इन्होंने। उसके बाद सवाल है कि ये तो हम लोगों ने पढ़ा था ना हाल ही में, की टू द सिटी ऑफ लिस्बन, इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है द्रौपदी मुर्मू को। ये प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। श्रीलंका द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र भूषण पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है, 7 अप्रैल को। तो थीम क्या था बच्चों इसका, थीम इसका था हेल्दी बिगिनिंग्स ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं आशापूर्ण जो है भविष्य। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में किसे पदभार संभाल लिया है। तो बच्चों ये है शर्ली बॉचवे, और ये पहली अफ्रीकी हैं, पहली अफ्रीकी हैं जो राष्ट्रमंडल की अध्यक्ष बनी है। किस देश से बिलोंग करती बच्चों, हम लोगों ने बात किया था घाना से। कहाँ से बिलोंग करती है, घाना से। राष्ट्रमंडल क्या है, हमने विस्तार से बात किया था, 56 देशों का समूह 1931 में बनाया गया था। तो ये सारी चीजें ध्यान रहेगा आपको, ये सारी चीजें ध्यान रहेगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कितने दिनों का करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है, यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने कवर किया बच्चों, ये हमारा है, ये हमारा हो जाएगा टोटल लगभग 4 मंथ का हमारा यहाँ पे जो है वो कवर हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने 4 मंथ का जो है वो हो गया हमारा, 4 मंथ का जो है वो हो गया है। और नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं, नेक्स्ट जो हम लोगों को यहाँ पे रहेगा, तो नेक्स्ट हम लोगों का रहने वाला बच्चों, देखो जनवरी का हो गया, फरवरी भी हो गया है। कोई क्लास अगर छूटी हो तो आप उसे कंप्लीट कर लो। ठीक है, मार्च हो गया है और है अप्रैल। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों का हो गया है। ठीक है, 4 मंथ का करंट अफेयर्स हो गया है। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट इसके आगे देखेंगे 2025, ये 2025 का ही अभी देख रहे हैं, तो इसके आगे जो है अगली क्लास में लोग देखना स्टार्ट करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आप सब खुश हैं, मतलब समय पे पूरा कर लेंगे ताकि आपको बड़े समय मिल जाए रिवीजन के लिए, और हम लोग टॉपिक वाइज भी पढ़ लेंगे परीक्षा से पहले निश्चित तौर पे। तो बच्चों इस क्लास में फिलहाल इतना ही। हाँ, और अगली क्लास जो है उसमें हम लोग नेक्स्ट मई का पढ़ेंगे। मई का पीडीएफ आई थिंक आप लोगों को प्राप्त हो गया है, तो मई का जो है वो आप लोगों को पीडीएफ ऑलरेडी मिला हुआ है। जिनको नहीं पता है जाके नोट्स में एक बार चेक कर लोगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। खूब ख्याल रखिए अपना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू बिगिन द सेशन। सही, टेक केयर, बाय बाय।